चलें शुरू कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो जो पहला टॉपिक है दैट इज़ जेवीपी, ठीक है जी? तो जुगुलर वेनस जो प्रेशर हम चेक करते हैं ना जनाब, ये हम जुगुलर वेन से चेक करते हैं, ठीक है जनाब? पहली तो बात ये है। अगर हम बात करें हार्ट की, ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है जनाब? अब आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहिबान के जो जेवीपी है, वो हम हमेशा फाइंड करते हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है जनाब? तो ये जो राइट साइड है ये वाली, यहाँ से हम क्या चेक करते हैं? जेवीपी चेक करते हैं राइट साइड की। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्या हो गया इस पेज को? अच्छा जी, चलें यहाँ से ही ठीक है। तो हम ये राइट साइड से हम क्या करते हैं? जेवीपी को मेजर करते हैं। अब अगर बात की जाए ए वेव की, ठीक है? सो द ए वेव इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जनाब? तो जो ए वेव होगी वो क्या शो करती है कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट की है। अच्छा, अब दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है इसमें कि जिस पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, ए फिब, अब इसमें जो हार्ट रेट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी वो सही तरीके से शो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें देखें टाइम ही नहीं मिल रहा और रैपिडली कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, राइट? तो जो ए वेव है वो दैट डिनोट्स व्हाट? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या ये सही तरीके से आ रही होगी या नॉर्मली बहुत ज्यादा एबनॉर्मल होगी? ठीक है, रैपिड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होंगी तो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ए वेव विल बी एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है? तो ए वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट विल बी एब्सेंट इन द एट्रियल फिब्रिलेशन। दूसरी आपने ये बात याद रखनी है कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो यहाँ पर भी तो है, राइट? और हम कह रहे हैं कि ए वेव जो है वो क्या डिनोट करती है? एट्रियल कंट्रैक्शन। अब मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस हो चुकी है, ठीक है? अगर आप ये रफी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इन माइट्रल स्टेनोसिस ए वेव विल बी एब्सेंट, ठीक है? तो अब ये एब्सेंट क्यों कह रहा है? हालांकि जब स्टेनोज हो जाए एरिया तो उसमें तो रैपिड कंट्रैक्शन होती है, राइट? तो उसमें तो ए वेव्स का ज्यादा बनना चाहिए, लेकिन अब आपने ये बात याद रखनी है कि माइट्रल वॉल जो है वो कहाँ पर होती है? लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है जनाब? तो जो माइट्रल वॉल अगर स्टेनोसिस हो भी जाए, सो देयर विल बी एब्सेंट ए वेव, ठीक है? तो ये जब भी ट्राइकस्पिड साइड है, देयर इज नो एसोसिएशन विद द जेवीपी। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। इसीलिए पहली जो बात मैंने की है आपसे वो इसीलिए की है ताकि आपको ये सारा टॉपिक याद रहे कि वी हैव टू टच व्हिच पार्ट ऑफ हार्ट? द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है जी? एक सेकंड, ये स्क्रीन चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये लो ये पेज जुड़ गया। ये मसला ना करे ना, स्क्रीन चलती रहे ना, इंटरनेट का इशू ना हो, बड़ा मजा आता है पढ़ाने का, कंटिन्यूअली बंदा बस पढ़ता ही रहे। अच्छा जी, किधर गया टॉपिक? ये, अच्छा जनाब आप गौर करें, नेक्स्ट अब चलते हैं। वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो हमने काफी कवर करना है। तो ये देखना जनाब, सो ए वेव विल बी एब्सेंट इन द माइट्रल स्टेनोसिस एंड द एट्रियल फिब्रिलेशन। ये पॉइंट हो गया। अब याद रखनी है आपने बात कि जब पेशेंट की ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगी, ठीक है जनाब? ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टेनोसिस होगी,
सो यू हैव टू रिमेंबर, मैंने आपको क्या पहला पॉइंट बताया था कि जेवीपी वी मेजर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है जनाब। अब जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है दैट इज ऑन द राइट साइड। अब जब ट्राइकस्पिड की स्टेनोसिस हो जाएगी, सो अब जो यहाँ पर एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो एट दैट टाइम व्हाट वी विल फाइंड ऑन जेवीपी? जेंट ए वेव्स। जेंट ए वेव्स। ठीक है जनाब। तो ये था आपका ए वेव के ऊपर जितनी भी पैथोलॉजीज थी, एंड ये क्यों होती है फिजियोलॉजी मैंने आपको बयान कर दी है। तो ए फॉर एट्रियल कंट्रैक्शन, प्रोमिनेंट और जेंट ए वेव्स इन द ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ठीक है जी। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में क्या होगा? जेंट ए वेव्स होंगे, एंड माइट्रल स्टेनोसिस में और ए फिब में ए वेव विल बी एब्सेंट। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। बहुत आराम से करवा रहा हूँ और रेपिटेटिवली भी करवा रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। अच्छा, अब अगर बात की जाए जनाब सी वेव की, तो ये सीधा सीधा एमसीक्यूज आता है कि सी वेव शोज। अब देख लें, इसने लेफ्ट नहीं लिखा हुआ, इसने लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ठीक है जनाब। एंड अब इसमें क्या होगा? क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व बल्जिंग इनटू द एट्रियम। तो मेन चीज, अब आप ये देख लें कि इसमें क्या होगा? क्लोजर ऑफ वाल्व आ जाए अगर। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जो क्लोजर ऑफ वॉल्व में भी बनेगी वो भी सी वेव बनेगी, और राइट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में अगर आप एमसीक्यूज देख रहे होंगे, सो देयर विल बी सी वेव। तो ए वेव एट्रियल कंट्रैक्शन, सी वेव वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ऑफ द राइट साइड। होप सो ये आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अगर अब बात की जाए जनाब नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज एक्स डिसेंट। ठीक है जनाब। अब आप ये देखते जाएं, पहले क्या हुआ? एट्रियल कंट्रैक्शन हुई, 100% ब्लड आ गया वेंट्रिकल में। ठीक है जनाब। अब उसके बाद जो पॉइंट था वो क्या था? वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, राइट। अब वेंट्रिकल ने क्या शुरू कर दी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन शुरू कर दी। ठीक है जनाब। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि एक्स डिसेंट। ठीक है जी। एंड एक्स डिसेंट इज एट्रियल रिलैक्सेशन। ठीक है जनाब। अब जरी बात है, जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर लेगा उसके के बाद उसकी क्या आ जाएगी? रिलैक्सेशन आ जाएगी। तो अब आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि जब ए वेव आएगी एट्रियल कंट्रैक्शन हो जाएगी, और जब वो रिलैक्स हो जाएगा दैट विल बी द एक्स डिसेंट। और जब एक्स डिसेंट निकल जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा जनाब? आपका राइट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो जाएगी। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है जनाब। अब आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब, ये देखें यहाँ पर कि जिस पेशेंट को ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है। ठीक है जनाब। अब आप ये देखें कि जिस पेशेंट को रिगर्जिटेशन होगी ब्लड वापस चला जाएगा। जब वापस जाएगा तो जो हमारा एक्स डिसेंट होगा, जो रिलैक्सेशन होगी एट्रियल, क्या वो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है जनाब। तो इसीलिए आपने ये बात याद रखनी है कि एक्स डिसेंट इज एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड। ठीक है जी। एक्स डिसेंट एब्सेंट इन tricuspid regurgitation. Why? Because of tricuspid regurgitation, there is a backward flow of the blood and atria is not able to relax. तो जब atria relax होगा, then we can find the X descent on the JVP. And there is no time for relaxation for the atria due to tricuspid regurgitation. So we can say कि X descent will be absent in the tricuspid regurgitation. Hope so आपको ये बात भी क्लियर होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ जनाब आप सबको? देखें, सीक्वेंस पे चलेंगे ताकि जेवीपी आपको रटा ना मारना पड़े। बहुत सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, और ये पहला टॉपिक इसीलिए मैंने शुरू किया है ताकि आप सब आखिर पे ये ना कहें कि जेवीपी हो क्या रहा है। रोजा भी रखा है ना, तो इसीलिए पहले काम ही खतरनाक वाला कर लें। अच्छा, आगे देख लें आप। एक्स डिसेंट हो गया। अब बात करें हम जनाब वी वेव की। ठीक है जी। तो वी वेव क्या है कि इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फिलिंग। ठीक है जनाब। अब आप ये देखें, पहले क्या आई? ए वेव आई, एट्रिया कंट्रैक्ट हो गया, फिर आ गई एक्स डिसेंट,
ठहरे मैं मार्क करता जाता हूँ। पहले आ गई जनाब ए वेव, फिर हमारे पास एट्रियल कंट्रैक्शन होगी, एट्रियल रिलैक्सेशन होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ जनाब कि सी वेव आ गई, ठीक है? एट्रिया ने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन शुरू कर दी। सारा ये देखें सेल साइकिल पढ़ा रहा हूँ आपको, ओ सॉरी कार्डियक साइकिल पढ़ा रहा हूँ। अब ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन शुरू हो गई है, राइट? अब आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि नाउ द सी वेव व्हेन इट इज फॉर्मिंग ऑन द जेवीपी व्हेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन स्टार्टेड, राइट? तो जब ये स्टार्ट हो जाएगी, अब मैंने आपको क्या बताया था नेक्स्ट पॉइंट, द एट्रिया विल वर्क एज ए क्लोज चैम्बर, ठीक है? एट्रिया क्या काम कर रहा है अब? ये देखें, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन शुरू हो गई है, पर जो यहाँ से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, वो तो स्टॉप नहीं हो रहा, राइट? नाउ एट्रियम इज वर्किंग एज ए closed chamber and now we can say the filling of एट्रिया इज अकरिंग, ठीक है जी? यानी जो एट्रियम है वो क्या हो रहा है, उसमें वॉल्यूम या प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि देखें वहां पर क्या शुरू हो चुकी है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन शुरू हो चुकी है। नाउ द पल्मोनरी वाल्व इज आल्सो क्लोज्ड एंड माइट्रल वाल्व इज ट्राइकस्पिड वाल्व इज आल्सो क्लोज्ड। जब वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 8 mmHg हो जाएगा, आपने डबल ए में पढ़ा होगा ये, when there will be more than 8 mmHg of pressure, so the pulmonary valve will open, ठीक है? And there will be the ejection of blood and blood will go to the lungs and the oxygenation occur and the blood will go to the left atrium। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो वी वेव है, वी वेव, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं, वेरी वेरी विलिंग या फिलिंग, विलिंग या फिलिंग पहले एक ही बात है, ठीक है जनाब? तो जो वी वेव है वो क्या है, राइट एट्रिया में जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिलिंग हो रही है, सो दैट इज द वी वेव, दैट इज अगेंस्ट द क्लोज्ड ट्राइकुस्पिड वाल्व, ठीक है जी? होप सो ये बात क्लियर होगी। नाउ द लास्ट वन, अब देखें यहाँ पर राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, ठीक है? फिलिंग हो चुकी है एट्रियम की और वहां से आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, इजेक्शन हो चुकी है, ठीक है? नाउ द ट्राइकस्पिड वाल्व इज ओपन, ठीक है जी? जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगी, तो अब यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी, राइट एट्रियम की एम्प्टिंग। तो मैंने क्या बताया था आपको, रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है जनाब? तो यहाँ पर जब डायस्टली आ जाएगी, तो क्या होगा, एम्प्टिंग शुरू हो जाएगी, राइट एट्रियम की एम्प्टिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है जनाब? तो बस आपने ये बात याद रखना है कि जो वाई डिसेंट है वो किस में प्रोमिनेंट होगा, इन द कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है जी? ये प्रोमिनेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फिलिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है जनाब? और जो एब्सेंट इन द कार्डियक टेम्पोनेट। तो अब एक बार मैं सारा जेवीपी करवा दूं आपको और फिर हम इसको बाय बाय कर दें, टाटा। तो ये देख लें जनाब, ठहरें जी इसको नीचे ही कर लेते हैं। तो ये देखें जनाब, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हमने जो जेवीपी हमने पढ़ी है, मैंने क्या कहा था आपको, द फर्स्ट पॉइंट इज कि ये हमेशा राइट साइड ऑफ द हार्ट की जाती है। जब ए वेव आएगी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी एंड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जेंट ए वेव कब बनेगी, क्योंकि राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस में क्या होगा कि जेंट ए वेव्स आ जाएंगी एंड लेफ्ट साइड पे माइट्रल वाल्व होती है, अगर वो स्टीनोज हो जाए तो ज़ाहिर बात है वो तो उसका रिलेशन ही नहीं है जेवीपी के साथ, तो एब्सेंट होगी और ए फिब के अंदर भी क्या होगा, एब्सेंट होगी, ठीक है जनाब? सी वेव उसके बाद एक्स डिसेंट पढ़ते हैं, ठीक है जनाब? ए वेव के बाद एट्रियल रिलैक्सेशन हो जाती है, सो दैट इज द एक्स, एक्स आर ई एल ए एक्स रिलैक्स, राइट? तो एक्स आ जाता है, एक्स डिसेंट। तो ए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एक्स फॉर रिलैक्सेशन, इसमें रिलैक्सेशन हो जाएगी और ये रिलैक्स कब नहीं होगा, इन द ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। और सी वेव की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी और जब यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक एज अ चैम्बर काम कर रहा होगा, तो ज़ाहिर बात है जो राइट एट्रियम है वो क्या कर रहा होगा, ब्लड को स्टोर कर रहा होगा। जब वो स्टोर कर रहा होगा, उसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा अगेंस्ट द ट्राइकस्पिड वाल्व जो क्लोज होगी, दैट इज द वी वेव। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, नाउ जो राइट एट्रियम है दैट इज एम्प्टिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड दैट इज नोन एज द वाई डिसेंट। यहां तक कोई बात ना समझ आई हो, आप पूछ सकते हैं। ये क्लियर हो गया जी सारा टॉपिक आप सबको? गुड, थैंक यू। चलें जी।
अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्लिटिंग हो गई थी, ये भी हो गया था। चलें ये देख लें, ये इंशाल्लाह 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसमें मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। अच्छा जनाब, अगर आप गौर करें, दोबारा से हार्ट बन गया ये। अब यहाँ पर क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पे क्या है? एओर्टिक वाल्व। ठीक है जनाब। अब आपने ये बात याद रखनी है इसमें डॉक्टर साहब, कि अब जिस पेशेंट को मैं हमेशा पता है कहाँ से शुरू करता हूँ? इन मरमर्स को याद करने का मैंने जो आसान तरीका रखा हुआ है, एवरीवन इट हैज़ इट्स ओन चॉइस कि वो कैसे करता है, बट द वे आई चूज़ फॉर दिस, ये देखें, मैंने हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट याद रखा है ना, वो ट्राइकस्पिड वाल्व रखी है। ठीक है जनाब? अब आप गौर करें कि जिस पेशेंट को ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोसिस हो चुकी है, ठीक है जी? जिस पेशेंट को ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोज हो जाएगा उसका एरिया, अब आप मुझे बताएं कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ पाएगा? एनीवन? हेलो? नो सर। नहीं आ पाएगा। ठीक है जनाब? एक चीज होगी। दूसरी आपने ये बात याद रखनी है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन कब होती है? ये बताएं आप में से कोई, जल्दी जल्दी करिए जनाब। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन सर कब जब होती लेफ्ट है? एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये पॉइंट मैंने कहलवाना था आपसे। वेरी गुड। अगर आप इसको और जरा खूबसूरती से बयान करें, दैट इज द डायस्टली। ठीक है जनाब? क्योंकि देखें, जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी, तो जो क्लोज चैम्बर काम कर रहा था कौन? लेफ्ट एट्रियम। तो मैंने क्या कहा था? 80% ऑफ द ब्लड विल इंटर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है जनाब? अब आप खुद सोचें ये कि ट्राइकस्पिड तो उसमें होता है ना, राइट साइड पे नहीं होता? माइट्रल माइट्रल वॉल्व। बात एक ही है, बस आपने मेन सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है? जैसे वो मेरे मुंह कंफ्यूज से हो निकल गया, खैर है, सॉरी। माइट्रल माइट्रल वॉल्व, सॉरी। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड होती है, यहाँ पे माइट्रल होती है। गुड। तो सॉरी, आपने, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ठीक है जनाब? नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है जनाब, कि जो मेन डायस्टली होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड 80% आ जाता है। ठीक है? अब अगर माइट्रल वॉल्व स्टेनोज हो चुकी है, ठीक है जनाब, तो क्या यहाँ से ब्लड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब यहाँ से ब्लड नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो बस आपने ये बात याद रखना है कि एबनॉर्मल फ्लो की वजह से, ठीक है, तो जो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, मरमर प्रोड्यूस होगा, दैट इज डायस्टली। डायस्टोलिक मरमर होगा, और ये कौन सा होगा? माइट्रल स्टेनोसिस में होगा। तो बस ये आप अब देख लें, नेक्स्ट ये वाला पढ़ लें इसको, कि फॉलोइंग ओपनिंग स्नैप, डिलेड रंबलिंग, मिड टू लेट मरमर। ठीक है जनाब? तो इसमें जो मरमर सुनाई देगा वो कौन सा होगा? डायस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। एक चीज ये होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें जनाब, ये तो माइटल स्टेनोसिस हो गया। ठीक है जनाब? अब अगर नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पर हम बात करते हैं एओर्टिक वाल्व की। एओर्टिक वाल्व की। अब हम बात करेंगे एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस की। ठीक है जनाब? अब आप मुझे बताएं कि एओर्टिक वाल्व ओपन कब होगी? एनीवन? ड्यूरिंग डायस्टली और सिस्टली? एनीवन? हेलो? सिस्टली पे ओपन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको पता है, ये जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जब एओर्टिक वाल्व मोर देन 80 mmHg से प्रेशर चला जाएगा, तो ओपन हो जाएगी। ठीक है जनाब? तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो एओर्टिक स्टेनोसिस के जितने मरमर होंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे? सिस्टोलिक मरमर होंगे। ठीक है जनाब? तो ये अब आप देख लें यहाँ पर, कि जो माइट्रल स्टेनोसिस के होंगे वो कौन से होंगे? डायस्टोलिक डायस्टोलिक मरमर होंगे। अब अगर एओर्टिक स्टेनोसिस की बात की जाए, ये देख लें, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, एक सेकंड जी,
इजेक्शन मर्मर, ठीक है जी। तो क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो इजेक्शन मर्मर, लाउडेस्ट एट द हार्ट बेस, रेडिएटिंग टू द कैरोटिड, ठीक है जनाब। तो बस आपने ये बात याद रखनी है इसमें कि जो एओर्टिक स्टेनोसिस है इसमें कौन से मर्मर होंगे आपके, सिस्टोलिक मर्मर होंगे, और जो माइट्रल स्टेनोसिस होगी उसमें क्या होगा, डायस्टोलिक मर्मर होंगे। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट बात की जाए वो आ रही है जनाब एओर्टिक रीगर्जिटेशन की, ठीक है जनाब। अब आप ये देखें कि जब यहाँ से एओर्टा से ब्लड पंप हो जाता है, ठीक है जनाब, अब यहाँ पर जो एओर्टिक वाल्व है उसकी क्या होना चाहिए, क्लोज़र होना चाहिए, ठीक है जनाब। तो एओर्टिक वाल्व को क्लोज़ होना चाहिए, लेकिन अब ये एओर्टिक वाल्व अगर क्लोज़ नहीं होती, ठीक है, और इसमें क्या आ जाती है, रीगर्जिटेशन। तो अब आपने ये बात याद रखनी है, जो एओर्टिक रीगर्जिटेशन वाला पेशेंट होगा, उसमें जो मर्मर सुनाई देंगे वो कौन से होंगे, डायस्टोलिक मर्मर होंगे। तो ये अब आप सुन लें कि एओर्टिक स्टीनोसिस, एस फॉर स्टीनोसिस, एस फॉर सिस्टोलिक, लेकिन मैंने आपको विद रेफरेंस लगाया है, रटे नहीं लगवाए हैं, ठीक है जनाब। तो अब आप ये देख लें कि ओपन कब होती है, सिस्टली में होती है, ठीक है जी। और रीगर्जिटेशन जब क्लोज नहीं हो पाएगी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा और उस वजह से जो मर्मर डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, सो दैट इज द एओर्टिक रीगर्जिटेशन, ठीक है जनाब। और जो एओर्टिक रीगर्जिटेशन का डबल ए में एमसीक्यूज है पैथोलॉजी में, ये जो A2 है, ये कहाँ सुनाई देगा आपको, एनीवन, अब आप बताएं। वेरी गुड, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे सुनाई देगा, ये एमसीक्यूज है डबल ए का, ठीक है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए माइट्रल रीगर्जिटेशन की, ठीक है, अगर माइट्रल रीगर्जिटेशन की बात करें जनाब, तो अब आप खुद सोचें कि जब एट्रियल सिस्टोल होगा, ठीक है जी, एट्रियल सिस्टोल होगा, तो उसके बाद जो है क्या होता है कि माइट्रल वॉल क्लोज हो जाती है, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो जो देखें डायस्टोली हुई, बल्कि ये देख लें, डायस्टोलिक हुआ काम, तो यहाँ से माइट्रल वॉल ओपन होगी, ठीक है, ब्लड यहाँ पर आ गया। अब जब इसने क्लोज होना था, क्लोज नहीं हो सका, राइट। तो जब ये बैकवर्ड फ्लो जाएगा, तो यहाँ से एट्रिया क्या करेगा, कंट्रैक्ट कर देगा। तो जो माइट्रल रिगर्जिटेशन में होंगे उसमें कौन से मर्मर सुनाई देंगे आपको, सिस्टोलिक, हाई पिच होलो सिस्टोलिक। और ये जो मर्मर है ये कहाँ पर सुनाई देते हैं, एट द एपेक्स में, एंड रेडिएट टुवर्ड्स द एक्सिला, ठीक है जनाब। तो ये थे आपके मर्मर्स, होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जनाब। तो जो आपका माइट्रल स्टीनोसिस है उसमें डायस्टोलिक मर्मर होंगे, ठीक है जनाब। और अगर माइट्रल रीगर्जिटेशन की बात करेंगे तो उसमें सिस्टोलिक मर्मर होंगे दैट रेडिएट टुवर्ड्स द एक्सिला, ठीक है जनाब। और बेड्स कहाँ पर होते हैं, लाउडेस्ट कहाँ पर होते हैं, ये एपेक्स में होते हैं। और एओर्टिक स्टीनोसिस की बात की जाए तो सिस्टोलिक मर्मर होंगे, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो इजेक्शन मर्मर और सिस्टोलिक मर्मर होंगे, ठीक है जनाब। और इसमें जो पल्सेस होंगी वो क्या होंगी, ये एमसीक्यूज है, ये देख लें। इसमें जो पल्सेस होंगी वो वीक होगी, क्योंकि देखें इंजेक्शन फ्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है, और स्टेनोस हो चुका है, तो हर चीज हार्ट रेट ये वो सब इसका कम होगा पेशेंट का एओर्टिक स्टेनोसिस में। और अगर बात की जाए जनाब एओर्टिक रीगर्जिटेशन की, तो ये एमसीक्यूज आ जाता है। तो अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो हाई पिच ब्लोइंग मर्मर, ठीक है जी। तो ये जो है आपने बस याद रखनी है, दैट इज द एओर्टिक रीगर्जिटेशन। और अगर वीएसडी की बात की जाए तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो मर्मर होंगे, ठीक है जी, ये जो वीएसडी के मर्मर होंगे ये भी कौन से होंगे, होलो सिस्टोलिक मर्मर होंगे, क्योंकि ये सिस्टली में इंजेक्शन फ्रैक्शन में ही आपको जब ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है ड्यूरिंग सिस्टली, जब वीएसडी होगा, सेप्टल डिफेक्ट होगा, तो ये भी जो है ना सिस्टली के दरमियान सुनाई देंगे आपको। और पीडीए का मैंने आपको बता दिया था कि दैट इज द मशीनरी मर्मर और द कंटिन्यू मर्मर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, जो एमसीक्यूज यहाँ से उठा लेते हैं, वो कहते हैं कि 60-year-old patient come to the clinic with syncope, angina, dyspnea, ठीक है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डायग्नोस्टिक, ठीक है जनाब। और वो कहेगा जी मरमर सुनाई दे रहे हैं, अगर वो सिस्टोलिक मरमर ना भी डाले तो आपने ये बात याद रखनी है, दैट इज द एओर्टिक स्टीनोसिस, क्योंकि जो एओर्टिक स्टीनोसिस है
दैट अकर इन एज मोर देन 60 ईयर्स। पहली तो बात ये है। और इसमें दूसरी चीज क्या होती है कि एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन हो जाती है। ठीक है जनाब। तो बस आपने ये बात याद रखनी है। और अगर यंग की बात की जाए, सो दैट इज एसोसिएटेड विद द बायकस्पिड एओर्टिक वॉल्व। ठीक है जनाब। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो एओर्टिक स्टेनोसिस है, दैट अकर इन मोर देन एज ऑफ 60। एंड ये जो इसमें फीचर्स आ जाएंगे, सिंकपी, अंजाइना, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, सो दीज ऑल आर द फीचर। तो मोर देन 60 जब भी देख लें तो एओर्टिक स्टेनोसिस में आंखें बंद करके आपने इसको लगा लेना है। तो आपको ये अगर ना समझ आई हो जनाब, कोई चीज इसमें से ना समझ आई हो। हेलो, क्लियर हो गया जी ये टॉपिक? देखें, मैंने कार्डियक साइकिल से आपको, कार्डियक साइकिल इसीलिए इतनी मेहनत से करवाया था। हर जगह कार्डियक साइकिल है, आप देख लें, जेवीपी देख लें, या आप ये देख लें। ठीक है जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखते हैं जनाब, एओर्टिक स्टेनोसिस, सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है जनाब, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसमें मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दूंगा, वो आपने याद रखनी है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये अगर ब्लड वेसल है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, और ये लिम्फेटिक है। ठीक है जनाब। अब आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि जो वाटर की वजह से प्रेशर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनीवन आप में से कोई बता सकता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वेरी गुड। हाइड्रोस्टैटिक। ये कौन सा होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। और जो प्रोटीन की वजह से होता है वो क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो किसकी वजह से है? वाटर की वजह से है। और जो अनकोटिक प्रेशर है, दैट इज ड्यू टू प्रोटीन। अब जो प्रोटीन होती है, जिस तरह दैट प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। ठीक है जी, गुड। अब ये जो एल्ब्यूमिन है, ये क्या करती है? इस वेसल के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है जनाब। वाटर को एब्जॉर्ब कर अपने साथ अटैच करके रखती है। और ये होल्ड, सिंपल इज दैट कि ये होल्ड करके रखती है। ठीक है जनाब। ये भी एमसीक्यूज है। आगे अब आप देखें जनाब कि अब यहाँ से जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, इनके थ्रू तो प्रोटीन जा नहीं सकती। ठीक है। तो जो वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं प्रोटीन के, वो यहाँ से गुजर जाते हैं और इस इंटरस्टिशियम में जाकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं? वाटर को अपने साथ होल्ड करके रखते हैं। सो द बैलेंस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द इंटरस्टिशियम। ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट आपने ये बात, अगर ये आपको यहाँ बात समझ आ गई तो रीनल बड़ी आसान हो जाएगी मेरे लिए। अब आप ये देखें जनाब कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक है ऑनकोटिक प्रेशर। अब आप मुझे बताएं कि अगर ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाए, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फिल्ट्रेशन? एनीवन? अगर ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाए, चलें सुन लें। अब अगर ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोटीन। ठीक है जी। और उसमें एल्ब्यूमिन ज्यादा होगी। अब अगर वो वाटर को ज्यादा होल्ड करके रखेगा, ठीक है, तो सारी बात है फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। ये बात समझ आइए कि नहीं आई है? ये बात यस समझ सर। आइए कि नहीं आई है जनाब आप सबको? देखें, अगर प्रोटीन है वो होल्ड करके रखेगी वाटर को, तो क्या वाटर जा पाएगा? वहां से गुजर पाएगा? फिल्ट्रेशन हो पाएगी चीजों की? नहीं हो पाएगी। एक चीज। दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, ये हेल्प करता है इन द फिल्ट्रेशन। अगर यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक, अच्छा एक और मजे की बात सुन लें, किडनी के अंदर भी ऐसा होता है, और मतलब वेसल्स के अंदर भी ऐसा ही चल रहा होता है निजाम। ठीक है, कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, अब देखिए अगर यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा निस्बतन किसके? अनकोटिक प्रेशर के, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन इजीली हो जाएगी। मेरी बात समझ आइए कि नहीं आई है?
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ाहिर बात है जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा होगी ड्यू टू इंक्रीज़ इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो भी आयन्स होंगे या वाटर होगा, तो उसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी इनटू द इंटरस्टिशियम। ठीक है जी? सो इंक्रीज़ इन द फिल्ट्रेशन। ठीक है जी? और जो आपका एक्सेसिव या जो क्या उसे कहते हैं एक्स्ट्रा हो गए मटेरियल होगा, तो वो लिम्फेटिक के थ्रू ड्रेन हो जाएगा। ठीक है? तो बस आपने ये बात याद रखनी है इसमें कि जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो किस पे डिपेंड करती है? इंक्रीज़ इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है जी? एंड डिक्रीज़ इन द ऑनकोटिक प्रेशर। और अब अगर यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी? ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताएँ कि इस वेसल से क्या ब्लड यहाँ पर आएगा, आयन एक्सचेंज हो पाएगा, वाटर एक्सचेंज हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। जब वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज हो पाएगा? सो डिक्रीज़ इन द व्हाट? लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है जनाब? तो अगर इंक्रीज़ इन द ऑनकोटिक प्रेशर हो जाए, ठीक है जी? अब आपने एक और बात ये याद रखनी है कि जब भी बर्न का पेशेंट होता है, ठीक है? अब उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो वेसल होता है वो डैमेज हो जाता है, और जब वो वेसल डैमेज होगा, अब आप मुझे बताएँ कि इस इंटरस्टिशियम में स्मॉल के अलावा और क्या आएगा? लार्ज साइज़ प्रोटीन, यानी एल्ब्यूमिन आपकी लॉस होना शुरू हो जाएगी इनटू द इंटरस्टिशियम, एंड दैट कॉज़ द एडिमा। ये आपको समझ आई है कि नहीं आई है बात? ये समझ आई है कि नहीं आई है जनाब? देखिए बहुत बड़ी आपको मैंने एक कांसेप्ट दी है ये वाला, ये आम कांसेप्ट नहीं है और ये एमसीक्यूज़ है इसका। ठीक है जनाब? तो बस आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, एक और आपने ये चीज़ मैंने सुनी थी डॉक्टर बीन के लेक्चर मैंने लिए थे। आई रिमेंबर मुझे उनकी एक बात याद आ गई। सो आई मस्ट शेयर विद यू गाइज़। चलें यहाँ पर अब वो बना देते हैं, क्या उसे कहते हैं? ए फेरेंट अल्ट्रियोल, ई फेरेंट अल्ट्रियोल, और ये आपका बोमेन कैप्सूल है। ठीक है जनाब? अब वो कहता है, वो सर कहते हैं जीएफआर। जीएफआर जो होता है ना, ये अच्छा जी, नीचे करूँ इसको? अच्छा ये देखें अब आप, डॉक्टर बीन साहब कहते हैं कि यहाँ से जब प्रोटीन इधर आती है, ठीक है? इस वेसल के अंदर सॉरी, इस वेसल के अंदर जब प्रोटीन आती है, तो एल्ब्यूमिन वगैरह जो घूम रही होती है, ज़ाहिर-सी बात है उनको तो कोई नहीं रोक सकता। तो दैट गिव द ऑनकोटिक प्रेशर, और जो यहाँ पे वाटर घूम रहा है, दैट गिव्स व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है जी? अब वो कहते हैं जो जीएफआर है, फिल्ट्रेशन है, वो कैसे हो रही होती है? क्योंकि देखें इसमें तो दोनों चीज़ें आ रही हैं वेसल के अंदर, एल्ब्यूमिन भी है और वाटर भी है। अब वाटर एल्ब्यूमिन क्या करेगी, अपने साथ वाटर को अट्रैक्ट करके होल्ड करके रखती है, एंड वी नीड बोथ। ठीक है जी? फॉर द फिल्ट्रेशन। क्या-क्या चीज़? ऑनकोटिक प्रेशर भी चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर बीन साहब कहते हैं, आपको रफ वैल्यू बता रहा हूँ जो कांसेप्ट है, कि अगर यहाँ पर ऑनकोटिक प्रेशर 50 है, नहीं, अगर 100 है, 100 प्रेशर चाहिए ना, 100 प्रेशर चाहिए, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये 70 होगा, और ये 30 टू 40 होगा, और ये 60 टू 70 होगा। बस आपने ये बात याद रखनी है। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है फॉर फिल्ट्रेशन, वी नीड लिटिल बिट मोर देन दैट। और जो ग्लोमेरुलाई है ना जनाब, इसमें यही चीज गैम घूम रही होती है, ठीक है? कि इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, दैट इज बिट मोर देन द ऑनकोटिक प्रेशर, एंड दैट इज फॉर व्हाट? फिल्ट्रेशन। अगर ये नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी। क्या याद करेंगे, ये मैंने आपको वैसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट, इतना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर बहुत ये अहम बात है। थोड़ा-सा डिफरेंट बता दें, प्लाज़्मा ऑनकोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑनकोटिक प्रेशर। ये देखें आप, आपको सारी बात सुना दी है, फिर आप कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये प्लाज़्मा आपका ये ब्लड वेसल के अंदर है, और ये जो सेल्स हैं, सेल के साथ ये जो स्पेस होती है, इसमें क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल
स्पेस होती है। और मैंने पहली बात ही आपको यही कही थी कि जो लार्ज साइज प्रोटीन होती है वो कहाँ पर होगी? एल्ब्यूमिन वेसल के अंदर होगी, ठीक है? और जो इन स्मॉल स्मॉल पोर्स से देखें फिल्ट्रेशन तो हो रही है ना, तो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन विल एंटर इनटू इंटरस्टिशियम, ठीक है? क्योंकि देखें अगर यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही आ जाए तो यहाँ पर एडिमा हो जाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई है? तो अल्लाह की जात ने बड़ा खूबसूरत मैकेनिज्म रखा हुआ है। अ वेरी स्मॉल साइजेस प्रोटीन विल एंटर इनटू इंटरस्टिशियम एंड दैट इज गोइंग टू होल्ड द वाटर, ठीक है? अब अगर वो वाटर को होल्ड नहीं करेगी सो दैट लीड्स टू एडिमा। अब बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है आप सबको? ये क्लियर हुआ है जी आप सबको कि नहीं हुई बात? तो जो प्लाज्मा का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा देन द इंटरस्टिशियम, ठीक है जनाब? चलें जी, अब इस पे टाइम वेस्ट ना करें और हम आगे वाले टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें। हमारे पास अब 1 घंटा रह गया तकरीबन। टाइम होना जनाब, आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक कराने का अपना ही मजा होता है, लेकिन अब हमारे पास टाइम भी शॉर्ट होता है और हमने हर चीज को आराम से भी पढ़ाया जा सकता है और स्पीड से भी, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टाइम। क्योंकि कुछ लोगों को होती है वो बस जल्दी जल्दी टॉपिक हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास कार्डियक फेलियर है, वो तो चलो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। रूमेटिक हार्ट डिजीज करते हैं शुरू जल्दी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करते हैं। चलें ये आखिर में बल्कि कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ये। चलें जनाब, ये मुश्किल मुश्किल टॉपिक पहले कर लेते हैं, फिर आगे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर पहली बात की जाए वो क्या होता है कि इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रेट एंड द रिदम विद नो डिस्क्रीट पी वेव, ठीक है जनाब? अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, ठीक है, तो उस पेशेंट को इर्रेगुलर इर्रेगुलर रेट हो जाएगा और उसका रिदम हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो देखें ऐसे नोड है, ऐसे नोड से एवी नोड में इंपल्स जाती है और एवी नोड के बाद कहां पर इंपल्स जाती है? बंडल ऑफ फिश और परकंजी फाइबर, और जो आपका क्या उसे कहते हैं कि वेंट्रिकल जो है ना वो कंट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है? अब ये पी क्यू आर एस टी वेव ये एक रिदम पे बननी चाहिए, ठीक है? अब जो इर्रेगुलर का मतलब क्या है, अब आप ये गौर से देखें अगर, तो ये जो पहली वाली बिटवीन 2 आर वेव्स है, कितने बॉक्स हैं? ऑलमोस्ट 2 बॉक्स हैं। अगर इसमें देखें, इसमें भी ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा बॉक्स हैं इसमें, और इसमें भी तकरीबन 2 से ज़्यादा बॉक्स हैं, और इसमें भी तकरीबन ये आप देख लें कि ये 2 बॉक्स हो ही जाते हैं। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे, दैट इज़ मोर देन ऑलमोस्ट 4 कह सकते हैं, 4 बॉक्सेस हैं बिग, ठीक है? सो दैट इज़ द इर्रेगुलर रिदम। रेगुलर रिदम ये होता है जनाब कि जो आपके इन आर वेव्स के दरमियान, अगर इन 2 आर वेव्स के दरमियान 2 डब्बे हैं, तो इसमें भी 2 डब्बे होने चाहिए, इसमें भी 2 डब्बे होने चाहिए और इसमें भी 2 डब्बे होने चाहिए। ठीक है जनाब? और जब आप रेगुलर की बात करें, जो रेगुलर मिसाल के तौर पे ये एक पी क्यू आर एस और टी वेव और फिर पी क्यू आर एस टी, ठीक है जी? अब ये देखें, एक आर वेव ये है, आर वेव ये है, ठीक है? अब अगर इनके दरमियान 3 बड़े डब्बे आ रहे हैं, तो इनको अगर आप 300 पे डिवाइड करें, सो 100 इज द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। अब अगर कहता है जी 4 आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, जरा डिवाइड करिएगा इसको। 4 सेवन्स आर 28 एंड 4 फाइव्स आर 28 और 20, तो ये आपका 75 हार्ट रेट आ जाता है। ठीक है जनाब? तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो भी रेगुलर रिदम होता है उसको 300 पे डिवाइड कर देते हैं ईसीजी में। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिस पेशेंट को एफिब है, तो इसमें ये एमसीक्यूज है, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर रेट एंड रिदम विद नो डिस्क्रीट पी वेव, एक चीज ये है। एंड द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज द हाइपरटेंशन। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिस पेशेंट को एफिब होगा, ठीक है जी, इसमें हम जो एंटीकोएगुलेंट देते हैं,
ठीक है जी? तो वो इसी वजह से देते हैं कि दिस काइंड ऑफ पेशेंट मे डिस्पोज टू द थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स। ठीक है जनाब? तो इनमें क्या होता है कि थ्रोम्बस बनता है और वो जाकर लेफ्ट एट्रियम से उठता है, ये बात याद रखिएगा। ये देख लें कि मे डिस्पोज टू द थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट ड्यू टू द लेफ्ट एट्रियम ब्लड स्टेसिस। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि ये लेफ्ट एट्रियम से उठता है और ये सिस्टेमिक थ्रोम्बोसिस कॉज करता है। तो बस आपने इसकी ये बात याद रखनी है और इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी? और हम इसमें क्या करते हैं? एंटी कोएगुलेशन करते हैं। ठीक है जनाब? तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि इस पेशेंट अब इसका एमसीक्यूज क्या आएगा? इर्रेगुलर रेट एंड रिदम। ठीक है जी? और उस पेशेंट का वो बताएंगे जी कि हाउ टू मैनेज। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो रिस्क जो उस पेशेंट को होगा स्ट्रोक का होगा एंड वी हैव टू डू द एंटी कोएगुलेशन। बाकी रेट रिदम कंट्रोल करेंगे, कार्डियो वर्जन करेंगे एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज द एब्लेशन ऑफ द पल्मोनरी वेन ऑस्टिया। तो बस आपने इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में ये बात याद रखनी है कि इर्रेगुलर रेट रिदम होगा विद नो डिस्क्रीट पी वेव। और इसमें जो पेशेंट का मतलब प्रीडिस्पोज टू या जो इसमें रिस्क होगा वो क्या होगा? स्ट्रोक का होगा एंड फॉर दैट वी हैव टू डू द एंटी कोएगुलेशन। अब अगर बात की जाए मल्टी फोकल एट्रियल टैकीकार्डिया की, तो बस आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप गौर करें कि एक पी वेव छोटी है और ये वाली थोड़ी-सी बड़ी है और फिर छोटी हो गई है और फिर यहाँ पर देखें ये बहुत बड़ी हो गई है और यहाँ पर फिर जो पी वेव है वो छोटी हो गई है। सो मोर देन 3 फॉर्मेट्स ऑफ पी वेव इफ यू सी ऑन द ईसीजी, दिस इज नोन एज मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। और उसमें क्या हो कि हार्ट रेट मोर देन 150 या 200 हो, सो दिस इज द मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। तो दोबारा देख लें, एक पी वेव छोटी है, एक बड़ी है, फिर छोटी आ गई है, फिर बड़ी आ गई है। तो ये 3 से ज़्यादा या 3 फॉर्मेट की अगर पी वेव्स देखी जाए ऑन द ईसीजी, सो दिस इज नोन एज मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। और इसमें भी इर्रेगुलर रेट रिदम होगा एंड द एसोसिएशन विल बी द सीओपीडी, निमोनिया एंड द हार्ट फेलियर। तो बस आपने ये बात याद रखना है, जो सीओपीडी या निमोनिया के साथ जिसकी एसोसिएशन है, दैट इज द मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। अगर एट्रियल फ्लटर की बात की जाए, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन द हार्ट रेट विल बी मोर देन 200 एंड एट्रियल फ्लटर द हार्ट रेट विल बी मोर देन 150। तो बस आपने ये बात याद रखनी है। और जब ये रैपिड एट्रियल कंट्रेक्शन हो रही होंगी, तो ये देखिए सार्टूथ लाइक इसकी अपीयरेंस आ जाएगी। सो 4:1। तो ये आपने याद रखनी है बात कि अगर वो कह दे कि 4:1 रेशो अगर आ गई है ईसीजी पे, तो आपने ये बात याद रखनी है कि दैट इज एट्रियल फ्लटर। ये देख लें कि 1 2 3 4 4 पी वेव्स आई हैं, उसके बाद आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया है। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। ठीक है जनाब? वो आपसे सार्टूथ अपीयरेंस नहीं पूछेगा, वो आपसे यही पूछेगा कि 4:1 रेशियो है या 3:1 रेशियो है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि दैट इज सीन इन द एट्रियल फ्लटर, क्योंकि जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें पी वेव होती ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ट रेट होता है। तो आपने बस ये बात याद रखनी है कि अगर 3 वेव्स बन जाए, 3:1 या 4:1 वो पूछ ले या सार्टूथ अपीयरेंस ऑफ द पी वेव पूछ ले, तो दैट इज द एट्रियल फ्लटर। और इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? कैथेटर एब्लेशन कर देते हैं। ठीक है जनाब? नेक्स्ट अगर बात की जाए, वो है पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है जनाब? तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें क्या होगा कि एक पेशेंट का ये हार्ट है मिसाल के तौर पे। ठीक है जनाब? एट्रिया, वेंट्रिकल और यहाँ पे अब आपने ये बात याद रखनी है कि एसए नोड और एवी नोड, और यहाँ पर क्या बंडल ऑफ फिश और परकंजी फाइबर्स आ जाते हैं जो वेंट्रिकल को क्या करते हैं? डीपोलराइज करते हैं। ठीक है जनाब? अब आप ये देखें कि एसए नोड से एवी नोड में आया, लेकिन यहाँ पे एक एबनॉर्मल पाथवे बन गया है। ठीक है जनाब? अब नॉर्मली क्या था कि एसए नोड से एवी नोड में आया, एवी नोड से बंडल ऑफ इसमें आया और फिर कहाँ पे चला गया? परकंजी फाइबर में चला गया और ये नॉर्मल वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो गई है। लेकिन अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक एबनॉर्मल यहाँ पर पाथवे बन चुका है। ठीक है जनाब? अब जब ये पाथवे बन जाएगा, तो जो एवी नोड सिग्नल भेजेगी वो ना सिर्फ बंडल ऑफ फिश या परकंजी फाइबर को भेजेगी, बल्कि एक जो एबनॉर्मल पाथवे बन गया है उसको भी सिग्नल चले जाएंगे और ये घूमकर जब वापस जाएंगे, ये एवी नोड को दोबारा से सप्लाई कर देंगे। और ये जब एवी नोड को दोबारा से सप्लाई करेंगे, तो वो जो पल्सेस हैं वो दोबारा कहाँ पर आ जाएंगी?
बंडल ऑफ फिश में और परकंजी फाइबर में, और यूं दोबारा से क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये पढ़ लें कि मोस्ट ऑफन ड्यू टू री एंट्रेंट ट्रैक बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, मोस्ट कॉमनली द एवी नोड। ठीक है जी। एंड इसमें क्या होगा, पल्पिटेशन हो जाएगी, लटेटनेस हो जाएगी, डायफ्रेसिस, और ये सिंकपी के साथ आ जाएगा। एंड द ट्रीटमेंट विल बी द terminate the re-entrant rhythm by slowing the AV node conduction। तो इसमें फिर हम एडिनोसिन देते हैं पेशेंट को। ये मेरे ख्याल में 6 mg और 12 mg कुछ यूं डोजेज हैं इसकी, कि फर्स्ट टाइम अगर देंगे तो मेरे ख्याल में 6 mg देंगे या 12 mg देंगे, मैं भूल गया हूँ ट्रीटमेंट इसका, ये आपने देख लेना है। एडिनोसिन देते हैं 6 mg, और फिर ये मेरे ख्याल में 12 mg और फिर 12 mg का एक शॉट देते हैं। ठीक है, तो बस आपने ये बात याद रखनी है। और एमियोड्रोन का जो है पहली जो डोज होती है एमियोड्रोन में, ठीक है जी, एमियोड्रोन की याद रखनी है, ये होती है पहली डोज 150 mg, ये हम देते हैं 6 मिनट में। ठीक है जी। और फिर अगर उसके वीटीज जो है ना वो ना ट्रीट हो पा रहे हो, ठीक है, तो हमने फिर क्या करना होता है कि हमने उस पेशेंट को देना होता है 360 mg इन 6 आवर्स। तो पहले जो है हमने क्या देना है 30 मिनट में देना है, और फिर हमने क्या देना है 6 आवर में, वो कितना है 360 mg, और पहले कितना होता है 150 mg। तो बस आपने ये बात याद रखनी है। एडिनोसिन का थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ कि 6 mg पहले है या 12 mg पहले है, ये मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन जो इसकी डोजेज है वो इतनी है कि 12 mg और फिर 6 mg देते हैं। ठीक है जनाब, और फिर हम ये तकरीबन 2 से 3 मरतबा इसको रिपीट कर सकते हैं। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। तो जो पेरोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, ठीक है जनाब, तो इसमें हम क्या देते हैं, एडिनोसिन देते हैं। ठीक है जनाब, आईवी। अगर वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की बात की जाए, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की बात की जाए, तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है जनाब, और अब इसमें क्या होगा कि ये एवी नोड को बाईपास करेगा और पार्शली इसमें डीपोलराइज हो जाएंगे। तो वही बात आ गई है कि इसमें ये एट्रिया most common type of ventricular preexcitation syndrome, abnormal fast accessory conduction pathway from atria to ventricle। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये है एसए नोड, ये है एवी नोड, ये है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल। अब आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें क्या होगा कि इस एसए नोड से एवी नोड में सिग्नल जाने होते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि एबनॉर्मल पाथवे बन जाएगा। ठीक है जनाब, अब जब एबनॉर्मल पाथवे बनेगा, एक तो यहाँ से एवी नोड को सिग्नल जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि जो यहाँ पर एबनॉर्मल पाथवे बना हुआ होगा उसके थ्रू भी क्या जाएगा, यहाँ पर एवी नोड पे सिग्नल जाएंगे। ठीक है जनाब, और ये जो एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल, ठीक है जी, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ केंट कहते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। तो ये बंडल ऑफ केंट जो है ना, ये आपने बात याद रखनी है कि जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, दिस इज द मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम। और इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे बन जाता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो जब ये एक बार ऐसे नोड से एवी नोड में सिग्नल आएंगे, लेकिन जो एबनॉर्मल पाथवे यहाँ बन चुका होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि दोबारा सिग्नल चले जाएंगे। जब दोबारा सिग्नल जाएंगे, एक कंट्रैक्शन हुई और दोबारा से फिर जो यहाँ से सिग्नल आ रहे होंगे, इस वजह से फिर क्या होगा, एबनॉर्मल दोबारा से वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो बंडल ऑफ केंट है, ये आपने बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज है बंडल ऑफ केंट का, कि दैट इज द एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है जनाब, और जो पेरोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, वो क्या होता है कि ये एवी नोड से, मिसाल के तौर पे बंडल ऑफ हिस तक आने थे, वो यहाँ से दोबारा से क्या होगा कि जो एक एबनॉर्मल पाथवे बना हुआ होगा यहाँ पर, तो जब यहाँ पर सिग्नल जाएगा दोबारा से इसको एक सिग्नल मिलेगा, और वो एवी नोड के बाद का मसला आ जाता है। लेकिन जो बंडल ऑफ कैंट है, ये क्या है, ये एट्रिया टू वेंट्रिकल है। ठीक है, जो एबनॉर्मल पाथवे कंडक्शन पाथवे बन जाता है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है जनाब, तो जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम, एबनॉर्मल फास्ट एक्सेसरी कंडक्शन, ये आपको सारा बता चुका हूँ। वेंट्रिकुलर पास्चर डीपोलराइज अर्लियर। ठीक है जी, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, डेल्टा वेव है और वाइडनिंग ऑफ द
QRS कॉम्प्लेक्स। और आपने ये बात याद रखनी है कि जब वेंट्रिकल बार-बार, ये देखें ये पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स, तो ये मैंने आपको बताया था कि PR इंटरवल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब वेंट्रिकल बार-बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो PR इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेल्टा वेव आ जाएगी, वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स आ जाएगा एंड शॉर्ट PR इंटरवल आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये आपने बस याद रखनी है बात, इसकी ECG याद रखनी है, डेल्टा वेव, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स एंड द शॉर्टेंड PR इंटरवल। और बंडल ऑफ कैंट याद रखना है, ये MCQs है। और ट्रीटमेंट विल बी प्रोकेनामाइड, आइब्यूटालाइड एंड जो अवॉइड AV नोडल ब्लॉक ड्रग्स, तो एडिनोसिन वगैरह हम इसमें नहीं देंगे, क्योंकि देखें अब इसमें हम क्यों नहीं दे रहे जो एवी नोडल ब्लॉकेज जो ड्रग्स हैं, ये देखें। अब मैंने क्या कहा था आपको कि इसमें क्या होता है कि फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है। तो बार बार सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड, फिर ऐसे नोड से एवी नोड। अब जो एवी नोड के बाद जो अगर आता है वो क्या आता है, बंडल ऑफ हिस आता है, एक चीज। और दूसरी चीज क्या क्या चीज आ जाती है, परकंजी फाइबर आ जाते हैं। अब ये पाथवे बिटवीन एट्रिया टू वेंट्रिकल है, फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। अब अगर हम यहाँ पर एडिनोसिन दे देंगे तो वो इस एवी नोड को ब्लॉक कर देगी, और यहाँ पर मसला है ही नहीं है। हमारा तो मसला यहाँ एट्रिया टू वेंट्रिकल है, क्योंकि यहाँ से एबनॉर्मल सिग्नल आ रहे हैं, और ड्यू टू दिस देयर इज ए इंक्रीज इन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है जनाब, तो हम अगर ये ब्लॉक कर देंगे तो कोई मकसद ही नहीं है, हम तो और ज्यादा ब्लॉकेज कर देंगे, और देयर विल बी नो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सो वी विल अवॉइड। ठीक है जी, अगर डेल्टा वेव आ जाए, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाए, ठीक है जी, और आपका शॉर्ट पीआर इंटरवल आ जाए, तो आपने ये बात याद रखनी है, दैट इज द वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन। ठीक है जनाब, एंड दिस इज ड्यू टू बंडल ऑफ कैंट, जो आपका नॉर्मल पाथ से बन जाता है, और हमने एवी ब्लॉकेज वाली जो है ना वो नहीं देनी होती। यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो जनाब आप सबको, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है आपको इसकी, जो जो MCQs हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं जनाब इसमें से। ठीक है जी, जी ठीक हो गया, शुक्र है जी। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, टाइम अब थोड़ा है, और अब वो प्यार मोहब्बत वाली जो बातें हैं वो खत्म, अब जरा स्पीड से काम करना पड़ेगा। स्क्रीन आ जा। अच्छा जी, ये टॉपिक हो गया, इसको क्या मसला हो गया है, ठीक हो गया, इनको हम बाद में देखते हैं। एवी नोडल ब्लॉक्स देखें जल्दी से, और फिर हम अपना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वगैरह ये खत्म कर लेते हैं शौक, और फिर हम आगे से जो टॉपिक रह जाएंगे वो कर लेंगे। अच्छा जी, अब देखें जनाब, तो हम बात कर रहे हैं कंडक्शन ब्लॉक्स की। ठीक है जनाब, अब आप ये देखें जनाब, मैंने आपको एक बात बताई थी, पी वेव QRS कम्प्लेक्स, टी वेव। ठीक है जनाब, ये आपकी ECG। अब हम बात करेंगे एवी नोडल ब्लॉक्स की। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ए फॉर पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS is the ventricular contraction। ठीक है जनाब, so P is the atrial contraction and QRS is the ventricular contraction। अब ऐसे नोड जब पल्स जनरेट करेगी, so that give the atrial contraction, right? अब जब एट्रियल कंट्रैक्शन ऐसे नोड से एवी नोड में आएगा, तो ये यहां तक का सफर है। ठीक है जनाब, अब ये यहां तक का सफर है। अब जब एवी नोड से आगे जब यहां पर पल्स आ जाएगी, so that leads to what, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो जो आपकी एवी नोड है, अगर उसमें मसला आ जाएगा, तो वेंट्रिकल को जो सिग्नल जाने हैं वो यहां से यहां तक आने हैं, दैट शोज PR इंटरवल। ठीक है जनाब, अब अगर आप ये देखें कि ऐसे नोड से पल्स आई, एट्रियल कंट्रैक्शन होगी। ठीक है जनाब, अब ऐसे नोड से एवी नोड में आना है इसने, और जब ये एवी नोड में आएगी, तो यहां से क्या शुरुआत हो जाएगी, किस चीज की स्टार्टिंग हो जाएगी, वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन की। अब आप ये देखें कि अगर एवी नोड में मसला आ जाएगा, ऐसे नोड तो ठीक है वो सिग्नल भेज रही है, अब जब एवी नोड में मसला आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगी,
तो क्या बंडल ऑफ फेस में और परकंजी फाइबर को सिग्नल जाएंगे? नहीं जाएंगे। एंड देयर विल बी अ डिले इन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब आप देखें ईसीजी क्या होगी, पी वेव। अब देखें ये तो नॉर्मल है, ऐसे नोड इज नॉर्मल, राइट? तो एट्रिया कंट्रैक्ट कर चुका है। अब मैंने क्या कहा कि एवी नोड ब्लॉक हो चुकी है, सो देयर विल बी अ डिले इन द सिग्नल बिटवीन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, मतलब सिग्नल नहीं जा पाएंगे और वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जो है वो नहीं शुरू हो पाएगी। तो अब आप देखें कि डिले जब आएगा तो ये पी वेव, नॉर्मली मैंने यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो अब ये लंबा हो जाएगा। अब ये क्या होती जा रही है जनाब, लंबाई जो आ रही है, दैट इज द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अब पहला पॉइंट क्या है, ये इतना देर क्यों लगाई है, आराम आराम से क्यों समझाइए ताकि आपको ये बोले ना ये बात। अब आप ये देखें कि जो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक होगा, सो देयर विल बी कांस्टेंट पी आर प्रोलॉन्गेशन, जो पी आर इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन होगी। एंड व्हाट इज पी आर इंटरवल, एनीवन? आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज पी आर इंटरवल। हेलो, 46 बंदे हैं, एक इसमें बंदा भी बता दे। जी सर, इसमें एट्रियल की डीपोलराइजेशन टू द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, या सर हम इस तरह कह सकते हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो एट्रिया के जितना टाइम लेते हैं वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए सर। वेरी गुड। सो इसमें क्या होता है पी आर इंटरवल में कि एट्रिया आर डीपोलराइज टू द इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेरी गुड। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पी आर इंटरवल। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पी आर इंटरवल, हैव अ लुक नाउ। बल्कि यहां से करवा दूं, अब ये ईसीजी आपको दिखा दूं, ईसीजी बनी है, यहां से दिखाता हूं। ये देखें जनाब, अब पहली बात ये है कि इसमें पी आर इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन हुई है, लेकिन यू जस्ट हैव ए लुक कि 1 2 3 एंड ऑलमोस्ट 4 बॉक्सेस, 1 एलो। ये बंद ना हो ना, बड़ा मजा आता है पढ़ाते हुए, सारा रिदम टूट जाता है ऐसे। फिर पेज खोलो, क्या बात है। इन्फेक्टिव रह गया है, रूमेटिक रह गया, हार्ट फेलियर रह गया, क्या कर रहा हूँ मैं भी, आज तो बहुत ही स्लो हो गया हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कल जाने दें स्पीड से, ये आराम से पढ़ने वाला टॉपिक था। अब इसमें मैं जल्दी कर नहीं सकता हूँ और मैं भी फंस गया हूँ, आप भी फंस गए, लेकिन चलो अभी देखना होता है कि आप लोगों के साथ। अब जरा प्यार मोहब्बत वाला हाथ उठाऊं यार, क्या कर रहा हूँ, किधर गया है जी, किधर गया है, कौन सा पेज है? 313 दरअसल जो कार्डियो है ना बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए आपको ये आ गया। अब देखें जनाब, तो ये क्या हो रहा है जनाब, कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन का मतलब क्या होगा कि बिटवीन द टू आर वेव्स द बिग बॉक्सेस विल बी सेम। अगर 4 डब्बे हैं तो 4 ही डब्बे होंगे। तो ये आपका जनाब सीधा सीधा फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। सेकंड डिग्री ब्लॉक अगर बात की जाए तो उसमें देयर आर टू टाइप्स, मोबीज टाइप 1 एंड मोबीज टाइप 2। नाउ वी टॉक अबाउट द मोबीज टाइप 1, दैट इज आल्सो नोन एज वेंकी बैक। ये अब आपने याद रखना है, वेंकी बैक इज आल्सो नोन एज मोबीज टाइप 1। ठीक है जनाब। अब अगर आप ईसीजी के ऊपर गौर करें जनाब, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 3.5 और ये तकरीबन 4 डब्बे हो गए। और अगर इसकी बात करें, इसके भी 4 डब्बे। और अगर आप आगे देखें आप कि इसमें 5 से 6 डब्बे हो जाएंगे। ठीक है जनाब। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ द पी आर इंटरवल अंटिल देयर इज ए बीट ड्रॉप। अब आपने ये याद रखनी है बात, ये आपको बताना भूल गया था, जो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है और सेकंड डिग्री ब्लॉक है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन दैट, के इसमें बी ड्रॉप नहीं होती है। व्हाट डू यू मीन बाय बी ड्रॉप? सो बी ड्रॉप का मतलब ये है कि पी क्यू आर एस दे आर फॉलोइंग ईच अदर। ठीक है, एंड देयर इज नो मिसिंग ऑफ पी वेव। अगर आप ये गौर करें, पी वेव क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, सो देयर इज नो ड्रॉपिंग बीट ऑफ पी वेव।
ओ सॉरी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गलत हो गया। ये देखें, दोबारा देखें जनाब, ये है पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, ये है पी क्यूआरएस टी वेव, ये है पी क्यूआरएस टी वेव, और ये आपकी पी क्यूआरएस एंड टी वेव। अब अगर यहां गौर करें, पी क्यूआरएस टी वेव, पी क्यूआरएस टी वेव, पी क्यूआरएस टी वेव, और अब यहां पर देखें कि ये पी के बाद कोई क्यूआरएस आई नहीं है, ठीक है जनाब। सो एब्सेंट क्यूआरएस, why QRS is absent? Because of AV nodal block। अब देखें ये इतना ज्यादा ब्लॉकेज हो चुका है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक हुआ जिस पेशेंट को उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाई, एंड नाउ फर्स्ट डिग्री ब्लॉक is converting into what, second degree block, and now the blockage is increased। ठीक है जी, blockage is increased that much कि जो पल्स है वो एवी नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर की तरफ नहीं जा रही। सो देयर विल बी अ ड्रॉप बीट, ठीक है। तो जो क्यूआरएस है, देयर विल बी नो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ये आप कह सकते हैं जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन द ब्लॉकेज ऑफ एवी नोड, तो वो सिग्नल नहीं जा पाएंगे। सो देयर विल बी ए ड्रॉप बीट, एंड ड्रॉप बीट क्या होता है? देयर इज ए नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉलोइंग द पी। बस आपने ये बात याद रखनी है। And the lengthening will be how you differentiate between the Mobius 1 and Mobius 2। The only difference is कि इसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है, और Mobius टाइप 2 जो होता है, so there will be a constant prolongation। अब फर्स्ट डिग्री ब्लॉक एंड Mobius टाइप 2 में फर्क क्या है कि फर्स्ट डिग्री में कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन हो रही है और देयर इज नो ड्रॉप बीट, एंड Mobius टाइप 2 में क्या हो रहा है कि देयर इज ए कांस्टेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल विद ए ड्रॉप बीट। यानी उसमें आपको ये देखें आप, इससे ज्यादा खूबसूरत ईसीजी नहीं मिल सकती आपको। पी क्यू आर एस टी वेव, पी क्यू आर एस टी वेव, पी एंड देयर इज नो क्यू आर एस, एंड एट द एंड देयर इज ए टी वेव। और टी वेव भी नहीं होगी इसमें। टी वेव क्यों नहीं होगी मुझे बताएं अब आप, एनीवन? सारा मैं ही बताऊंगा, आप भी बताएं। हेलो, व्हाई देयर विल बी नो टी वेव? बता सकता है कोई? सर क्योंकि जब वेंट्रिकल डीपोलराइज ही नहीं होंगे तो रीपोलराइज क्यों होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। जब कंट्रैक्शन ही नहीं है, सो देयर विल बी नो रिपोलराइजेशन। ठीक है जनाब, गुड। तो ये था आपका जनाब मूवीज 1 टाइप 2। अब 3 की बात करें जनाब। अब ये जो है ये प्रोग्रेस होता जाता है, और इसमें जाहिर बात है कि एट्रियल रेट विल बी मोर देन वेंट्रिकल। उसमें तो एक ड्रॉप बीट हो रही थी, लेकिन इसमें अब क्या होगा, बहुत ज्यादा ड्रॉप बीट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिग्री ब्लॉक हो चुका है। कितना? थर्ड डिग्री ब्लॉक हो चुका है। सो इसमें क्या होगा, 3 इंटू ये 2:1 रेशो। ये देखें, एक, और फिर यहाँ पर बी ड्रॉप हो चुकी है, फिर पी आया, राइट, और फिर क्यू आर एस आया है। अब ये देखें, 2 पी आए हैं, फिर क्यू आर एस आया है, 2 पी आए हैं, फिर अब जो एट्रियल फ्लटर था वो क्या है, 4:1 रेशो है। ठीक है, सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस, और 3:1, और ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2:3 रेशो इंटू 1। ठीक है, क्यू आर एस की बात कर रहा हूँ, और जो 3 रेशो किसकी है, पी वेव की है। सो थर्ड डिग्री ब्लॉक, एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द लाइम डिजीज। ठीक है जी, तो ये लाइम डिजीज के साथ ये भी इसकी एसोसिएशन है, ये याद रखनी है आपने बात। तो ये माइक्रो का टॉपिक है, लाइम डिजीज इज एसोसिएटेड विद द थर्ड डिग्री ब्लॉक। तो आपने बस यहाँ तक ये बात याद रखनी है। ये जनाब आपका क्लियर हो गया टॉपिक। कोई बात ना समझ आई हो, यू कैन आस्क मी। बस ठीक हो गया। टॉर्सेडी पॉइंट्स और ये हेरिडिटरी, ये मैं आखिर पे दिखाऊंगा आपको। अब जरा काम आ गया एसपीडी। चलें जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जल्दी इसको रीड दे दें, ये सर ने भी आपको करवाया होगा फ्रॉम रफीउल्लाह। सो वी विल जस्ट डू अ बिट फ्रॉम हियर, मतलब जस्ट आपको रीड करवाना है यहाँ से, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंड वी विल गो फॉर इट, गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जनाब, अगर बात की जाए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, ठीक है जी, तो ये क्या होता है, दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ द एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ द हार्ट। ठीक है जी, जो उसकी लेयर्स होती हैं उसका इन्फेक्शन हो जाता है, एंड दिस इन्वॉल्व मोर देन वन वॉल्व। अब अगर बात की जाए एक्यूट की, सो दीज ऑल आर द एमसीक्यूज। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस is caused by the staph
ओरियस। इसको मैंने याद कैसे किया है कि जो स्टेफ ओरियस है इसमें भी ए आता है ओरियस, राइट? तो ए फॉर एक्यूट, तो इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। तो एक्यूट जो है ना वो क्या है? स्टेफ ओरियस। ठीक है जनाब। अब अगर बात की जाए जनाब के सब एक्यूट की, तो जो सब एक्यूट है वो होता है ड्यू टू द विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है जनाब। अब अगर बात की जाए एक्यूट की, सो ये रैपिड ऑनसेट है। और अगर हम सब एक्यूट की बात करें, सो दैट इज द ग्रेजुअली। तो जो विरिडन है ये ग्रेजुअली करता है सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और अगर एक्यूट की बात की जाए तो ये इसका जो ऑनसेट है वो क्या है? रैपिड है। ठीक है जनाब। अब अगर बात की जाए प्रेजेंटेशन की, अगर वो पूछ ले द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, सो दैट इज द फीवर। ठीक है। अब ये आपका एमसीक्यूज कैसे आएगा? एक पेशेंट, एक बंदा है, वो ड्रग आईवी अब्यूजर है, ठीक है, वो नशे करता है। अब उसने मतलब जो नीडल इस्तेमाल की हैं वो इन्फेक्शियस हैं। जब उसने नीडल इस्तेमाल की, उस वजह से क्या हुआ, या बंदा गिर गया रोड के ऊपर। जब रोड के ऊपर गिरा, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब जब रोड पे गिरेगा, स्टेफ ओरियस इन्फेक्शन उसको जब स्टेफ ओरियस जो है ना मतलब इन्फेक्शन यानी इंटरेस्ट हो जाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद वो कहेगा जी मरमर सुनाई दिया है उसको। सो दैट इज द स्टेफ ओरियस। ठीक है जनाब। तो ड्रग आईवी अब्यूजर हो जाए या वो गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद अगर वो कह दे जी के मरमर सुनाई दिए, सो दैट इज ड्यू टू स्टेफ ओरियस। और अगर सब एक्यूट की बात की जाए, सो दैट इज द कॉज इज विरिडेंस। ठीक है जनाब। अब एक और आपने ये बात याद रखनी है कि जिस पेशेंट को, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग स्किप कर देते हैं और वो मार खा जाते हैं, ये एमसीक्यूज आ जाता है, ये बल्कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। अब अगर बात की जाए एक्यूट की, तो स्टेफ ओरियस है। सब एक्यूट की स्ट्रेप्टोकोकस विरिडन। तो ये रफी में लिखी हुई है बात। आगे आप देखें, कहता है कि किसी को प्री एग्जिस्टिंग वल्वुलर हार्ट डिजीज है या उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, सो द कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये आपने बात याद रखनी है। तो सब एक्यूट एंड विद द प्री एग्जिस्टिंग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और द प्री एग्जिस्टिंग वल्वुलर हार्ट डिजीज और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है जनाब। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, द कॉज इज द स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन। अब वो कहता है कि एक पेशेंट है, वो आया है, उसको न्यूली ऑनसेट मर्मल डायग्नोज हुए। ऑन हिस्ट्री ही सेड आई हैड ए डेंटल प्रोसीजर। अगर उसका डेंटल प्रोसीजर हुआ और उसके बाद वो कहता है जी मरमर सुनाई दिए उसको, सो द डायग्नोस्टिक इज द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड द कॉज इज विरिडन। ठीक है जनाब। तो विरिडन के 3 एमसीक्यूज हैं। आफ्टर डेंटल प्रोसीजर, आफ्टर क्या कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग वल्वुलर हार्ट डिजीज हो या कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो या सब एक्यूट की बात की जाए, सो दिस कम विद द ग्रेजुअल ऑनसेट, सो दीज ऑल आर द एमसीक्यूज। ठीक है जनाब। तो स्टेफ ओरियस का आपने ये बात याद रखना है, ड्रग एब्यूजर एंड द एक्यूट विद द रैपिड ऑनसेट। सारा खाता क्लियर कर दिया जी आपका। ठीक है जनाब। अब अगर बात की जाए, ये देख लें वेस्कुलर फिनोमेना, तो इसमें एम्बोलिज्म होगा, पेटेकियो होगा, हेमरेज होगा और हेमरेज ऑन द, और इसमें जेनवे लेयंस आ जाएंगी। ठीक है जनाब। तो जेनवे लेयंस जो हैं वो आपकी, दीज आर द फीचर ऑफ, जेनवे लेयंस की कोई पिक्चर है यहाँ पे? नहीं, सी, ये बी लिखा हुआ है इन्होंने। चलें, बहरहाल जी वेस्कुलर फिनोमेना में क्या आ जाएगा? हेमरेज आ जाएगा, पेटेकिया पुरपुरा आ जाएगा, सेप्टिक एम्बोलिज्म और जेनवे लेयंस आ जाएंगी। और अगर इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना की बात की जाए, तो बस आपने ये बात याद रखना है, ऑस्लर नोड, ठीक है जी, और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस कॉज करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें रॉड स्पॉट आ जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, अगर वो ये पूछ ले कि अ पेशेंट कम टू द क्लिनिक विद द न्यूली ऑनसेट मर्मर, ऑस्लर नोड है, रॉड स्पॉट है या उसमें डीरेंज आरएफटीज हैं, सो टेल मी कि व्हाट इज द फिनोमेना। तो आपने ये बात याद रखनी है, द फिनोमेना इज इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है कि ये क्या है? इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना हो जाएगा। और ये क्या होगा कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर वेस्कुलर की बात की जाए, तो उसमें एम्बोलिज्म, सारी बात है, जो वेसल के अंदर ही क्या होता है, थ्रोम्बस बनता है और एम्बोलस बनता है। और दूसरा आपने इसके साथ जेनवे लेयंस याद रखनी है। तो ठीक है जनाब। तो ये पाम एंड सोल में क्या होगा? इरिथमेटस लेयन होगी। ये आ गई है, ये देख लें, पाम्स एंड सोल में क्या होगा? इरिथमेटस लेयन आ जाती है। तो ये आपने, अच्छा एक और आपने बात ये याद रखनी है जनाब
ये हम करेंगे वैसे हीमा में, लेकिन आप यहाँ पर देख लें, एक बात देख लें कि जब भी प्लेटलेट कम होंगे, ठीक है, तो ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस, चलें इसको छोड़ दें बात को, जब भी प्लेटलेट कम होंगे तो बस आपने ये बात याद रखनी है, उसकी वजह से बॉडी में पिटाकिए, पुरपुरा और एकाइमोसिस आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपके बॉडी पे जो ये रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, दैट शोज व्हाट, डेंगू के पेशेंट में आपने कर देखे हो कि प्लेटलेट डाउन होने की वजह से ये पटैकिया पुरपुरा एकाइमोसिस बन जाते हैं, और वो क्यों होते हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्लेटलेट। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, जो वेस्कुलर प्लेटलेट जब कम होंगे तो जेनवे लयन, ये क्या हो जाएगा, इरिथमेटिस लयन आ जाएगी हाथ में। अब आप इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता हूँ, तो इसमें एकाइमोसिस पुरपुरा आ जाएगा और एम्बोलिज्म आ जाएगा। और इम्यूनोलॉजिकल की अगर बात की जाए तो रॉड स्पॉट, आइज इन्वॉल्व होंगी, हेमरेजिक लाइंस होंगी, ऑस्लर नोड होगा, पेनफुल जो है ना ये रेज्ड लाइन आ जाएगी इसमें। क्या हो गया स्क्रीन को? अच्छा जनाब। अच्छा जी, ये हो गया। रफ़ी में क्या लिखा हुआ है, रूमेटिक का कुछ और इन्फेक्टिव है ना। अच्छा, इसमें आखिरी बात और फिर अल्लाह हाफिज, कि इसमें जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है, इसमें जो मोस्ट कॉमनली वाल्व इन्वॉल्व होती है, सो माइट्रल इज मोर देन, ये देख लें, मोस्ट कॉमनली क्या है, एओर्टिक वाल्व है, ठीक है जनाब। और अगर बात की जाए आफ्टर कोलोनिक कैंसर, कोलोनिक कैंसर में याद रखना कि स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ठीक है जी, दैट इज द कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और प्रोस्थेटिक वाल होगी तो बस आपने ये बात याद रखना है कि एपिडर्मिस इज द कॉज, ठीक है जनाब। आगे अगर आप बात करें इसकी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डायग्नोस्टिक कैसे करते हैं, सो डायग्नोस्टिक विल बी मल्टीपल ब्लड कल्चर, ये आपने याद रखना है कि ब्लड कल्चर इज द डायग्नोस्टिक, ठीक है जी। तो हम ब्लड कल्चर के थ्रू क्या करते हैं इसको, अब इसका एमसीक्यूज अगर आप रफी में देखें, अब पेशेंट है फीवर, मैलेज, एनीमिया, वेट लॉस, स्प्लिनोमेगैली, स्प्लिंटर हेमरेज, तो अब आप कैसे डायग्नोस करेंगे इसको, थ्रू ब्लड कल्चर, एंड द डायग्नोस्टिक इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है जनाब। तो मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, और ट्रीटमेंट विल बी, इसका ट्रीटमेंट भी है ना, यस। तो इसमें वैंक और जेंटामाइसिन देते हैं, तो बस आपने ये बात याद रखनी है, वैंकोमाइसिन एंड वैंकोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो ये जनाब मैंने अच्छा, इसमें एक और चीज क्या है आपकी, कि जो नॉन बैक्टीरियल होगा, ठीक है जी, नॉन बैक्टीरियल वो जो होगा दैट इज एसोसिएटेड विद, ये रफी में भी लिखा हुआ है ना, मैलिग्नेंसी, ठीक है जनाब। और जो आपका लिम्बन सैक होगा वो दैट इज एसोसिएटेड विद द एसएलई, ठीक है जनाब। तो जो नॉन बैक्टीरियल है उसमें क्या है कि थ्रोम्बोसिस होगी या मैलिग्नेंसी होगी। अब अगर उसको एसएलई की वजह से हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, लिम्बन सैक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, बस ये आपने बात याद रखनी है। तो जो लिम्बन सैक एंडोकार्डाइटिस क्या है कि एसएलई वाले पेशेंट को जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए। सो दैट्स इट, हमने खत्म कर लिया ये वाला टॉपिक, ठीक है जनाब। तो इसमें से कोई भी चीज छोड़ी नहीं है मैंने, सारी हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं रूमेटिक फीवर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रूमेटिक फीवर आपने ये बात याद रखनी है कि पेशेंट को 2 to 3 वीक्स पहले क्या होगा, फेरेंजाइटिस होगा, ठीक है जनाब। और जब ये फेरेंजाइटिस होगा तो अब इसको, अच्छा एक और बात यार, अब क्या हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, अब इस फेरेंजाइटिस में क्या हुआ, बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया, और वो कौन सा बैक्टीरिया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस ग्रुप का बैक्टीरिया है, तो वो है जी जनाब ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है जी। तो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जब अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो जब इसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है जनाब। अब आप देखें फेरेंजाइटिस हुआ पेशेंट को, और वो फेरेंजाइटिस क्यों हुआ, ड्यू टू ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी तो वो एंटीबॉडीज इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगी, राइट, ये पॉइंट है।
अब दूसरी पॉइंट ये है, इसमें आपने जो बात याद रखनी है कि हाउ इट कॉजेज द कार्डियक इशू, कि जो वॉल्व्स के अंदर एम प्रोटीन होती है हार्ट के अंदर, ठीक है जनाब, जो हार्ट के अंदर एम प्रोटीन होती है वो मिमिक करती है किसके साथ, ये देख लें, जो हार्ट में एम प्रोटीन होती है दैट मिमिक द सेम स्ट्रक्चर, मिमिक मतलब सेम स्ट्रक्चर विद द ग्रुप ए बीटा हिमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब वो क्या होगा कि जो एंटीबॉडी बनेगी वो ना सिर्फ इस बीटा हिमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उस ऑर्गेनिज्म को मारेगी, बल्कि हार्ट को भी वो डैमेज करना शुरू हो जाएगी। ठीक है जनाब, सो दिस इज नोन एज रूमेटिक हार्ट डिजीज। ठीक है जी, तो ये क्या है, दिस इज द मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ठीक है जी, और कब होता है, 1 to 4 वीक्स एपिसोड आफ्टर एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। ठीक है जनाब, और इसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, सो दैट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखना है, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो होगा इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आईजीई। जी जनाब, बता दिया लाया हैं आवाजें बंद कर दें, ये ना हो कि यहाँ पर आईजी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए जनाब। हेलो, चलें शायद ये कोई कपड़े शपड़े इस्त्री करवा के कोई पैगाम देने के बाद शायद बंद करें। नहीं 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 नहीं, कोई चीज शुक्र है इन्होंने की नहीं है, बंद कर दी है पहले ही। अच्छा जनाब, बंदा जो मर्जी कर ले, रमजान में बंदा कहता है पकोड़े नहीं खाने और बंदा दुबा के पकोड़े खाता है, क्या बात है। अच्छा जनाब, तो अब इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करूं इसको। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वो होता है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आईजीई। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों होगा, जब एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए। ठीक है जी, और जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसमें क्या होगा कि जब एंटीजन आएगी एंटीबॉडी आएगी और ये दोनों मिल जाएंगे, बहन भाई की तरह ये मिल जाएंगे और ये कम्प्लेक्स बना लेंगे, और ये कम्प्लेक्स जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे जॉइंट्स में, जॉइंट पेन कॉज करेंगे, जिस तरह एसएलई है, दैट इज द मल्टी सिस्टम ऑर्गन डिसऑर्डर, राइट। जॉइंट में जाएगी और किडनी में जाएगी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर देगा। तो जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द आईजी लेवल। टाइप 2 इज ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी क्या करेगी, जिस तरह यूमेटिक फीवर है इसमें देखिए एम प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है और वो जाकर डिस्ट्रॉय करना शुरू हो रही है। लेकिन जो एसएलई के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मिल जाते हैं और कम्प्लेक्स बनाते हैं, कम्प्लेक्स बनाकर ये किसी ऑर्गन पे डिपॉजिट होकर उसको डैमेज कर देती हैं। ठीक है जनाब, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता हूँ, तकरीबन आप कह लें कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हमने कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है जनाब, तो ये था आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा रूमेटिक फीवर में। ठीक है जनाब, अब अगर इसकी बात की जाए पैथोजेनेसिस की, तो इसमें क्या होगा कि जो मैक्रोफेजेस खाने के लिए आएंगे, ठीक है, वहां पर क्या होगा कि जेंट सेल बन जाएगा, ठीक है, ग्रेनुलोमा बन जाएगा, और जो एनलार्ज्ड, यार ये मसला ना हो ना। अच्छा जी, अगर आप, हेलो, ये भी बंद हो गया एक्सीडेंटली, फिर पेज खोलो। हो इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि बंद ना हो ना, रिदम टूट जाए ना जहाँ पे। किधर गया जी, किधर गया। अच्छा जी, अगर गौर करें, जो एंटीकोज सेल्स हैं, तो मैक्रोफेज जब आएंगे और वो क्या कर लेंगे, उसको खा जाएंगे, सो दैट आर द एंटीकोज सेल्स। ठीक है जी, और अब अगर इसके ऊपर एंटीकोज सेल्स के साथ ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, सो दैट इज नोन एज एशकॉफ बॉडीज। तो जो पहले मैक्रोफेज है वो कौन है,
ये एंटीशको सेल्स हैं, ठीक है जी। तो जो मैक्रोफेजेस विद वाइड वेवी रॉड लाइक न्यूक्लियस, तो दिस इज नोन एज मैक्रोफेज। अब जब इसके साथ ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है जी, और उसे हम क्या कहते हैं, एशकॉफ बॉडीज। चलें क्या याद करेंगे, एक बात यहां पर भी ऐड कर दूं, जो ग्रेनुलोमा होता है, चलें छोड़ें, पल्मों में पढ़ेंगे, कैजिएटिंग नॉन कैजिएटिंग, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाए उस जेंट सेल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, एशकॉफ बॉडीज कहते हैं, ठीक है जनाब। सो दिस इज नोन एज रूमेटिक फीवर। तो एंटीशको सेल, एशकॉफ बॉडीज, सो यू कैन सी इन दीज पेशेंट्स। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और मिमिक करता है, ये देख ले, सेल्फ एंटीजन जो होता है, एम प्रोटीन एंटीबॉडीज इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है जनाब। और बेंजाथीन पेनिसिलिन इज द ट्रीटमेंट, और प्रोफिलैक्सिस भी यही है, ठीक है जनाब। अब हम बात करते हैं जॉन साहब की। तो जॉन साहब ने ये बड़ा कारनामा किया था, और हमें मतलब याद करनी पड़ी हैं चीजें जॉन साहब के नाम से। तो अल्लाह करे हमारा भी कोई नाम कभी उठ जाए। तो जे फॉर माइग्रेटरी पोलियर्थराइटिस, और ओ फॉर कार्डाइटिस, जॉन्स, जॉन्स है जेम्स है क्या है यार, ये जॉन्स है, ठीक है जी। तो ओ फॉर कार्डाइटिस, पता नहीं ये ओ कैसे कार्डाइटिस कर रहा है। ओ लुक्स लाइक ए हार्ट, हाँ, तो ओ लुक्स लाइक ए हार्ट, तो ये क्या है, कार्डाइटिस है, सारी बात है, कार्डाइटिस हो जाएगा, सबकुटेनियस नोड्यूल बनेगा एल से, एन से, और ई फॉर एरिथमा मार्जिनेटम एंड सिडनीहैम कोरिया, ठीक है जी। और कोरिया क्या होता है, आप सारा न्यूरो पढ़ के आए हुए हैं, दैट इज द इनवॉलेंट्री इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द लिम्स एंड द फेस, ठीक है जनाब। तो जोन्स क्राइटेरिया में क्या क्या आ जाता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, कार्डाइटिस, नोड्यूल, इरिथमा मार्जिनेटम एंड द कोरिया। अब आपके जो माइनर क्राइटेरिया हैं, अगर आप रफीउल्लाह खोलें, सीआरपी इंक्रीज, एर्थेल्जिया, फीवर, और एलिवेटेड ईएसआर। अच्छा, एक और आपने ये बात याद रखनी है। अब वो कहता है पेशेंट को फेरेंजाइटिस हुआ था, ठीक है, उसके बाद वो कहता है जी जॉइंट पेन हो चुका है, उसको रैश है, और इसके अलावा पेन वगैरह है, ठीक है। अब वो कहेगा कि व्हाट यू विल सी इन दिस पेशेंट ऑन द लैब फाइंडिंग। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इंक्रीज इन द एंटीस्ट्रेप्टोलाइसिन, तो जो एएसओ है ये इंक्रीज हो जाएगा। ये एमसीक्यूज आपने रूमेटिक फीवर का याद रखना है, रिमेंबर माय वर्ड्स, ठीक है। तो एएसओ टाइटर अगर आ जाए इंक्रीज, तो ये आपका डायग्नोस्टिक भी किसका है, रूमेटिक फीवर का है। अब आपसे आखिरी बात और अल्लाह हाफिज, वो ये है कि एक पेशेंट है, वो आ गया है, जॉन्स क्राइटेरिया के अंदर आ गया है। अब वो आपसे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर क्राइटेरिया, ओ सॉरी मेजर क्राइटेरिया। तो वो जॉइंट पेन, नोड्यूल, और उसमें वो फीवर डाल देगा। तो यू हैव टू रिमेंबर फीवर कम इन द माइनर क्राइटेरियाज। तो ये था आपका जनाब बेंजाथीन पेनिसिलिन, सारा मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता चुका हूँ। अब वो कहता है कि 10 साल की बच्ची है, रूमेटिक हार्ट फीवर हुआ था और वो मर गई है। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रूमेटिक फीवर डिजीज इज द मायोकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस इज द कॉज ऑफ डेथ। तो ये खत्म हो गया जनाब। अब हम बात करते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की। वी हैव 15 टू 20 मिनट्स। चलें जी, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस ये कहाँ पर लिखा हुआ है जनाब? अब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस रफीउल्लाह पे कहाँ लिखा हुआ है? पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस आगे लिखा होगा शायद। ओ वेस्कुलाइटिस भी है। चलें ये अब आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है, चलें पढ़ लेते हैं ये। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, commonly present with the sharp pain aggravated by the inspiration। अच्छा ये एमसीक्यूज है, ठीक है। इसका एमसीक्यूज क्या आएगा ये देख लें। आप वो कहेगा जी चेस्ट पेन है, इंस्पायर करने के बाद एग्रीवेट हो चुका है, और वो रिलीव होता है बाय सिटिंग अप एंड द लीनिंग फॉरवर्ड। तो ये दिस इज द डायग्नोस्टिक ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है जनाब। इसकी ईसीजी इंपॉर्टेंट है। ईसीजी में क्या आएगा? वाइड स्प्रेड डिफ्यूज्ड एसटी सेगमेंट एलिवेशन और पीआर डिप्रेशन। अब आपने ये बात याद रखनी है जनाब कि जो भी पेरिकार्डाइटिस वाला मसला होगा उसमें क्या होगा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी। इसको मैंने याद कैसे किया था? एम आई हो जाए या एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो जाए, तो दोनों में क्या होगा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी, ठीक है जनाब। और पी आर डिप्रेशन होगा। तो पी आर डिप्रेशन ये अगर आप आगे एमआरसीपी करेंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं दे रहे होंगे।
आपका ये सारा यहाँ से ही सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है जनाब। तो क्या है, एसटी एलिवेशन विद द पीआर डिप्रेशन, उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या याद करेंगे? कॉक्सैकी वायरस बी इज द कॉज ऑफ, ये भी याद रखिएगा, ये भी एमआरसीपी के एमसीक्यूज हैं। कॉक्सैकी ए और बी, कॉक्सैकी जो वायरस बी टाइप है, दैट कॉज द एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, एनएसएड एंड द कॉल्चिसिन एंड डायलिसिस हम करते हैं अगर वो उसको रीनल फेलियर हो चुका है। अब जब आप वो, हाँ, एक और चीज, अब वो कहता है शार्प पेन है, पी आर डिप्रेशन हो चुका है और एस टी एलिवेशन हो चुकी है ईसीजी पे, प्लस वो आपको कह देता है कि आर एफ टी आर डी रेंज क्रेट और यूरिया बहुत ज्यादा है, so this is uremic pericarditis. In that case what we will do, देखिए आगे यूरेमिया लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, uremic pericarditis, so in that condition we will do the dialysis. क्या याद करेंगे? ये भी एमसीक्यूज आपको डबल ए के मैंने क्लियर करवा दिया, कॉन्स्ट्रक्टिव करने की जरूरत नहीं है। मायोकार्डाइटिस की बात की जाए, ये देख लें। अच्छा, ये क्लियर होते जा रहे हैं टॉपिक के, नहीं हो रहे आप सबको? देखा नहीं है आप लोगों को मैंने, किधर गया है वो पेज? जी जनाब, क्लियर होते जा रहे हैं, मैं थोड़ा स्पीडी जा रहा हूँ। ठीक हो गया, गुड। अच्छा जनाब, अब अगर बात की जाए मायोकार्डाइटिस की, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम एंड द मेजर कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन एडल्ट लेस देन 40। अब आप ये देख लें कि हम अगर बात करें रूमेटिक हार्ट डिजीज की, रूमेटिक फीवर की, स्टिल द कॉज ऑफ डेथ इज मायोकार्डाइटिस, क्योंकि वो देखें 55 टू 15 इयर्स ऑफ एज में होता है, राइट, मोस्ट कॉमनली। अब अगर हम बात करें सडन कार्डियक डेथ की, तो द थिंग इज अगेन द कॉज इज द मायोकार्डाइटिस। अच्छा, एक और चीज देखें आप कि द पेशेंट विल हैव चेस्ट पेन, डिस्पनिया, फीवर, एरिथमियास, ठीक है जी। और ये कह रहा है कि परसिस्टेंट टैकीकार्डिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फीवर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कह रहा है कि जो इसको टैकीकार्डिया है, अब एक बंदा है उसको बुखार है, तो उसका भी हार्ट रेट 100 से ऊपर ही होता है, राइट। लेकिन ये कह रहा है कि जो इसको टैकीकार्डिया है, हालांकि फीवर होगा उसको, एंड दिस टैकीकार्डिया इज नॉट ड्यू टू फीवर, दिस इज ड्यू टू मायोकार्डाइटिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसका कोई तल्लक नहीं है, ठीक है जी। and fever is the persistent tachycardia out of proportion to fever and fever is the characteristics। तो मेन चीज ये है कि आपने इसमें ये याद रखना है कि फीवर, अब आपने एक और चीज देखने, बल्कि अब जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है, इसकी कॉज वायरस है और इसमें फीवर वगैरह नहीं है, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो वो क्या कहेगा, शार्प पेन, बस वो क्या कहता है, लीन फॉरवर्ड करता है और उसको पेन रिलीव हो जाता है, पीआर डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन, तो ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। अब अगर मायोकार्डाइटिस की बात करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, फीवर आ जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जनाब। तो अगर फीवर आ जाए, चेस्ट पेन आ जाए, अरिथमियाज आ जाए, तो मायोकार्डाइटिस है। एंड कॉक्सैकी बी वायरस, ये एमआरसीपी के अंदर भी एमसीक्यूज है, तो कॉक्सैकी बी वायरस इज द कॉज, ठीक है जनाब। बाकी क्रूजी मरूजी और जो ये ट्रिप्नोसोमा गोंडाई और जितने ही हैं, ये भी सारे क्या काज करते हैं। जब हम पीएमडीसी की तैयारी कर रहे थे, तो डॉक्सीरुबेसिन कॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये भी हमारे सर ने हमें करवाया था। एंड दिस डॉक्सीरुबेसिन दैट इज द एंटी कैंसर ड्रग, दिस आल्सो कॉज द मायोकार्डाइटिस। देखें वो डॉक्सीरुबेसिन पढ़ा है तो क्या याद आ गया, कितनी पुरानी, आज से कोई काफी साल पुरानी बात है, छोड़ें। अब कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड सडन डेथ, इरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, और ये सारे इसके जो है ना कॉजेज होंगी। चलें, बस मेन चीज क्या था कि फीवर, chest pain, arrhythmia, less than 40 years of age, Coxsackie B virus, these all are the myocarditis, ठीक है जनाब। अच्छा जी, मिक्सोमा देख लें और रेब्डोमायोमा देख लें। मिक्सोमा क्या होते हैं, द मोस्ट कॉमन कार्डियक ट्यूमर इन द एडल्ट, 90%। अब देखिए, ए फॉर एडल्ट, ए फॉर एट्रियम, ठीक है जी। तो मिक्सोमा, मैंने इसको याद कैसे किया है, ए एम, ठीक है जी, हम कहते नहीं है ए एम, सुबह की ड्यूटी मेल ही करें, फीमेल ना करें, राइट। तो जो एडल्ट होते हैं मेल, तो ये बस इस तरह मैंने याद किया हुआ है, ए एम, ए फॉर एडल्ट और मिक्सोमास, ठीक है जी। तो ये किस में होगा, एट्रिया में होगा, 90% होगा। और इसमें आपने ये बात याद रखनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, यानी फीवर, वेट लॉस, ये एमसीक्यूज है, दैट इज ड्यू टू इंटरल्यूकिन 6, ठीक है जनाब। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, और इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है जी। और एक और चीज भी है कि मिक्स्ड जो ड्रिंक्स होते हैं वो हम कहते हैं बच्चों को ना दें, बड़ों को ही दें, बड़े ही पीते हैं, राइट।
तो मिक्सोमा किस में होता है? एडल्ट्स में होता है, और एट्रियम में होता है इंटरल्यूकिन 6 कॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। अच्छा, एक और आपने बात याद रखनी है कि इसमें अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होंगे, और ये देख लें क्यों होगा, ड्यू टू माइट्रल स्टीनोसिस। अब जब एट्रियल मिक्सोमा होगा, अच्छा मजे की बात देखिए कि जब एट्रियल कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, जाहिर बात है कि वो माइट्रल वॉल को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, और वो स्टीनोसिस हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, डायस्टोलिक मर्मर होंगे। अब आप देखें, आपको जो मर्मर बताए थे, अब आपके लिए कितना आसान है। अगर मैं आपको पहले ये करवा देता, आप भी सोचते कि माइट्रल स्टीनोसिस, डायस्टोलिक मर्मर, तो देखें ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कार्डियक साइकिल का कितना ज्यादा फायदा है, जिस तरह मैंने पढ़ाया है जिस तरह मैंने पढ़ाया है, कितना ज्यादा फायदा है उसका। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि इतनी समझ बूझ दी है मुझे भी, और आप तक मैंने अच्छा कन्वे किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो बस ये देख लें आप कि माइट्रल स्टीनोसिस, इसमें डायस्टोलिक मर्मर क्यों होंगे, क्योंकि ट्यूमर जो होगा वो माइट्रल वॉल को स्टीनोज कर देगा, कंप्रेस कर देगा। आखिरी बात, रेब्डोमायोमा, दैट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द चिल्ड्रन एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस। ठीक है जनाब, ये आप देख लीजिएगा क्या होती है ये, एंड मोस्ट कॉमन इन द वेंट्रिकल। ये पेज तो खत्म हो गया। तो मिक्सोमा एडल्ट में, एट्रियम में, और रेब्डोमायोमा बच्चों में, और ये वेंट्रिकल में होंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया सारा। फीवर होता है मायोकार्डाइटिस में, और इसमें पीआर सारा हो गया, सारे एमसीक्यूज निकाल दिए जनाब, कोई चीज छोड़ी नहीं है। ये पेज रह गया, ये पेज रह गया, और ये पेज रह गया। टाइम क्या हो गया? माशाल्लाह हमने खत्म कर दिया यार, बड़ी स्पीडों से किया है अल्लाह ने टाइम में बरकत डाली है, क्या बात है। अच्छा जी, ये जल्दी से देख लें और इसको हम खत्म करते हैं। द मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी। ठीक है जी, जी जनाब, जी जनाब। अच्छा, मैं समझा कोई बात कहनी है। द मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, पहला एमसीक्यू। सेकंड थिंग इज, अब आपने ये बात याद रखनी है, अब जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, इसमें क्या होगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन आ जाएगा। ये देख लें, जो मेन पॉइंट्स हैं वो निकाल रहा हूं, और अल्लाह हाफिज। लीड्स टू व्हाट, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अब इसमें जो हाइपरट्रॉफी होगी वो क्या होगी, इसेंट्रिक होगी। ठीक है जनाब। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें क्या आ जाता है जनाब, अगर आप गौर करें कि मैंने आपको क्या बताया था इसमें, कि जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, इसमें हार्ट साइज इंक्रीज कर जाता है, सिस्टोलिक फेलियर हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और जब ब्लड मूवमेंट होगी उस वजह से क्या होगा, वो उसकी वॉल पे स्ट्राइक करेगा, एंड S3 साउंड विल बी हियर्ड। ठीक है जनाब, S3 साउंड विल बी हियर्ड। और इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है, वो सोडियम रेस्ट्रिक्शन कर देंगे, ARBs, एस इनहिबिटर वगैरह दे देंगे, और हम इसमें स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन वगैरह भी दे देंगे। ठीक है जनाब, तो ये था आपका ट्रीटमेंट, और ये सारा मैंने आपको बता दिया। इसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, और ये क्या है आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की बात की जाए, दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन, एंड ये आप देख लें, this is due to mutation in the gene encoding the sarcomeric protein such as myosin binding protein C and B myosin heavy chain। तो सार्कोमेर मैंने आपको बताया था जनाब कि बिटवीन द 2Z लाइन, और इसकी सारी मूवमेंट मैंने आपको BRS से बता दी थी। ठीक है जनाब, तो ये उसी सार्कोमेर जो है ना, इनकोडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं, उसका ये डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है जी, मायोसिन का। और मायोसिन आपकी गालबन कौन सी थी, एक थी ना, थिन और थिक। तो जो मायोसिन थी आपकी थिक फिलामेंट थी, और जो थिन फिलामेंट थी उसमें ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एक्टिन थी। ठीक है जनाब, तो अब आपने ये बात याद रखना है कि जो थिक फिलामेंट्स होती हैं मायोसिन, एनकोडिंग प्रोटीन का मसला आ जाता है इसके अंदर, तो ये आपने बात याद रखनी है। तो जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगी, दिस इज ड्यू टू द जीन डिफेक्ट व्हिच एनकोड द थिक फिलामेंट्स, दैट इज द मायोसिन हैवी चेन। अब कहता है जी, यंग एथलीट है, वो भाग रहा था और उसकी सडन कार्डियक डेथ हो गई है। सो दिस इज द कॉज ऑफ sudden cardiac death in the athlete. The most common cause is हुक्म, hypertrophic cardiomyopathy। ठीक है जनाब, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और हाइपरट्रॉफी के होने की वजह से वेंट्रिकल का साइज कम हो जाएगा, और ब्लड नहीं आएगा। और जब वो ब्लड नहीं आएगा, मतलब ब्लड को स्पेस नहीं मिलेगी वेंट्रिकल में, और वो बैकवर्ड फ्लो करेगा। जब वो बैकवर्ड फ्लो करेगा, एट्रियल सिस्टोल होगी, किक होगी, और उस एट्रियल सिस्टोल के बाद जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी S4 हार्ट साउंड। एंड द
issue is in the diastolic dysfunction. नेक्स्ट एमसीक्यूज इसका क्या आता है जनाब कि इसमें मायोफिब्रिल डिसरे एंड फाइब्रोसिस होती है। ये भी एमसीक्यूज है, ये देख लें। मायोफिब्रिलर डिसरे एंड द फाइब्रोसिस, दिस इज द एमसीक्यूज। तो वो कहता है कि मायोफिब्रिलर डिसरे एंड फाइब्रोसिस इज द फीचर ऑफ विच डिजीज देन द हुक्म। तो आपसे वो ये नहीं पूछेगा एथलीट भाग गया मर गया तो हुक्म है, या S3 नहीं पूछेगा, वो आपसे यही चीज पूछेगा। दो चीजें क्या पूछेगा, एक तो मायोसिन वाला पूछ सकता है आपसे, और दूसरा आपसे मायोफिब्रिल डिसरे, लेकिन आपको पूरे टॉपिक का पता होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये थे आपके कार्डियोमायोपैथिस, खत्म होगी। हार्ट फेलियर रह गया, शॉक रह गया, टेम्पोनेट रह गया, खत्म। क्या टाइम हुआ है जनाब? बस ठीक है, 3 मिनट में हार्ट फेलियर खत्म, और 3-4 मिनट में हम वो खत्म कर लेंगे, और छुट्टी, अल्लाह हाफिज, पूरी कार्डियो खत्म अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगर हार्ट फेलियर की बात की जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। एक हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर, और एक हम कहते हैं राइट हार्ट फेलियर। कितना इजी, खत्म। नहीं, आगे भी बात है। अच्छा, क्लिनिकल सिम्टम्स विल बी, अच्छा होता क्या है कि जो हार्ट फेलियर है वो होगा ड्यू टू, हाँ, अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर की बात की जाए, द मोस्ट कॉमनली इज ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस। ये आपने बात रट लें ये वाली, ठीक है जनाब। तो जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, क्योंकि देखिए एओर्टिक वाल्व कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे है। जब एओर्टिक वाल्व स्टेनोस हो जाए, या माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है, या रिगर्जिटेशन हो जाए, सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ये एमसीक्यूज भी है, ये आप देख लीजिएगा। तो एओर्टिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट आपने ये बात याद रखनी है जनाब इसमें, विच इज इंपॉर्टेंट। अब आप ये देखें कि जब आपका लेफ्ट साइडेड फेलियर होगा, अब ये ब्लड कहां पर जाना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड फ्लो, और ये आपके लंग्स में जाकर गड्ढा होना शुरू हो जाएगा। सो ड्यू टू दैट इट कॉज व्हाट, पल्मोनरी एडिमा। और वो पल्मोनरी एडिमा होगा, वहां पे मैक्रोफेज आ जाएंगे, और जो आप हार्ट फेलियर में लंग्स में जो मैक्रोफेज देखते हैं, दैट आर द हेमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस। ठीक है जनाब, तो इसमें क्या हो जाएगी, ट्रांसुडेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाएगी। अच्छा, अब आपने एक और बात याद रखनी है, चलें यहाँ पर ही क्लियर कर दूं, क्या याद रखेंगे। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट क्या होता है। तो जो एक्सुडेट होता है वो हमेशा ऑलवेज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, नमोनिया, दीज ऑल कॉज द एक्सुडेटिव। और जो ट्रांसुडेटिव होगा, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। सो हार्ट फेलियर इज द कॉज ऑफ द ट्रांसुडेटिव। ठीक है जी। फिर एक्सुडेटिव में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें कम होता है, चलें इतनी डिटेल में नहीं जाते। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि ये इन्फेक्शियस नहीं, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज होती हैं। तो जहां पर भी आप देख लें कि हार्ट फेलियर, ठीक है, अब हार्ट फेलियर की वजह से जो फेफड़ों में खून गड्ढा होगा या पानी गड्ढा होगा, दैट विल बी द ट्रांसुडेटिव फ्लूइड। ठीक है जनाब, तो ये ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होगा इसमें। देखें स्क्रीन बंद हुई है, उसने कहा है 4 हो गए हैं। मेरा अलार्म है ये भी, क्या बात है। अच्छा जी, फिर बंद होगी, क्या बात है। बैटरी भी लो हो गई है। अच्छा जी, कहाँ पहुंचे ये। अच्छा, अब जल्दी करूं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और उस वजह से ऑर्थोपनिया हो जाएगा जब वो स्पाइन पोजीशन पे होगा। ठीक है, जब लाइंग ऑन द बेड स्पाइन पोजीशन पे होगा, तो जब वो वीनस रिटर्न आएगा, उस वजह से क्या हो जाएगा, उसको कंजेशन हो जाएगी, और उस वजह से क्या हो जाएगा, ऑर्थोपनिया हो जाएगा। इसके अलावा पेरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया हो जाएगा। व्हाट इज पी एंड डी? पी एंड डी क्या होगा कि जब वो लेटा होगा, ठीक है, जब बहुत ज्यादा ब्लड वापस आएगा, री जो एडिमा हो जाएगा, उस वजह से क्या होगा, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, क्योंकि सारी बात है हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, और वो नींद से उठ जाएगा। दैट इज नोन एज पी एंड डी। ऑर्थोपनिया, पहले पी एंड डी होगा और फिर ऑर्थोपनिया होगा। ऑर्थोपनिया क्या है कि आप सोए हुए भी नहीं है, लेटे हुए भी हैं नॉर्मली, तभी आपको क्या हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। सो दैट ऑल आर द फीचर ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। नेक्स्ट अगर बात की जाए जनाब, तो जो फीचर है, अच्छा, द कॉजेस
राइट हार्ट फेलियर, ये बहुत मजे की बात है, ये अगर आपको पता हो तो ये वायवे में भी जो टीचर होता है वो खुश हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ये आपने बात याद रखनी है। जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा फिर उसके बाद क्या होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। अब जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा डॉक्टर साहिबान, सो द ब्लड विल नॉट, ठीक है, पंप टू द लंग्स। अब ये बैकवर्ड फ्लो शुरू हो जाएगा इसका। जब बैकवर्ड फ्लो शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो खून है वो कहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इन द लिवर। तो जब वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, दिस इज नोन एज कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली। ठीक है जनाब, तो ये सिरोसिस कॉज कर देगा नटमैग लिवर। अगर वो आपसे कह दे पेशेंट कम टू द क्लिनिक विद ऑर्थोपनिया, डिस्पनिया, डिफिकल्ट ब्रीदिंग और टेकिपनिया, ब्ला 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 सारा डाल देता है, प्लस वो कहता है कि नटमैग लिवर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द फाइंडिंग इन द राइट साइडेड हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ द कंजेशन। व्हाट इज कंजेशन, व्हाट इज हाइपरीमिया, एनीवन? भी एक मिनट रिलैक्स होने को मिल जाएगा। व्हाट इज कंजेशन, व्हाट इज हाइपरीमिया? हेलो हेलो, कोई तो बोल दो। हेलो, चलिए खामोशी बता रही है, मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा सुन लें जनाब, कंजेशन ये होती है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गड्ढा हो जाए। ठीक है जनाब, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गड्ढा हो जाएगा उसे हम कंजेशन कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गड्ढा हो जाए उसे हम हाइपरीमिया कहते हैं। ठीक है जनाब, एक्टिव हाइपरीमिया एंड पैसिव हाइपरीमिया। अब जो बच्चों में हाइपरीमिया होता है वो किस मसल की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है, ये एमसीक्यू है, अब आपने देखना है। ठीक है जनाब, तो जो कंजेशन होता है दैट इज ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब गड्ढा होना शुरू हो जाएगा, और हाइपरीमिया क्या होगा, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड गड्ढा होना शुरू हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी लेवल में हम रहा था, देखें अभी तक बात है। अच्छा, जेवीपी रेस हो जाएगी, सारी बात है। जेवीपी ऑन द राइट साइड, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जेवीपी विल बी रेस एंड द ट्रांसुडेट फ्लूइड होगा और पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा। अब अगर यहाँ से कोई और एमसीक्यूज, कोई बातचीत, देयर इज नथिंग, ये टॉपिक खत्म हो गया। डायस्टोलिक फेलियर हो जाएगा, एआरबीज देंगे, एसी इनहिबिटर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे। ठीक है जनाब, तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। ये आपका हो गया जनाब हार्ट फेलियर। ठीक है जनाब, सारे एमसीक्यूज बता दिए आपको, कोई चीज इसमें से नहीं स्किप की मैंने। चलें जी नेक्स्ट, हाइपोवोलेमिक शॉक। आप लोग भी थक गए होंगे मुझे पता है, लेकिन क्या करें, जल्दी से शॉक देख लें और फिर अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा बता दूं, मेट्राइड है इसका, बेक्सट्राइड है ना इसका। चलो जी, हाइपोवोलेमिक शॉक। अब व्हाट इज शॉक? inadequate organ perfusion and delivery of the oxygen, so this is known as shock। ठीक है जी, अब शॉक की किस्में होती हैं। द फर्स्ट वन इज द हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक सेकंड है, ऑब्स्ट्रक्टिव है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है जनाब, अब अगर हम बात करें हाइपोवोलेमिक शॉक की, द बर्न, डिहाइड्रेशन, हेमरेज, these all are the causes of the हाइपोवोल्यूमिक शॉक। वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। ठीक है जी, और इसके अलावा इसमें टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट विल बी इंक्रीज। अगर हम बात करें कार्डियोजेनिक शॉक की, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, so these all are the causes of the cardiogenic shock। इनमें भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी एंड द टैकीकार्डिया विल बी देयर, और ऑक्सीजन डिलीवरी विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, अच्छा अब आपने ये बात याद रखनी है कि अ पेशेंट कम टू द क्लिनिक, ठीक है जी, विद हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, एंड वो कहता है जी कि जो उसकी ऑन चेस्ट एक्सरे, ट्रैकिया डेविएटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है जी, और वो कह रहा है राइट साइड के जो उसके एस्कल्टेशन है रेस्पिरेटरी, वो उसको ऑडिबल नहीं है। ठीक है, तो वो आपको क्या बता रहा है कि ये न्यूमोथोरैक्स है, ये राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स है। क्योंकि जब राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स होगा तो उस वजह से क्या होगा, लेफ्ट साइडेड ऑपोजिट साइड पे ट्रैकियल
डेविएशन हो जाएगी। एंड व्हाट विल बी द शॉक? सो दैट द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। Pulmonary embolism, also a obstructive shock. Cardiac output will be less, tachycardia will be there, and oxygen delivery will be less. ठीक है जनाब, तो ये था आपका obstructive shock. Now we will talk about distributive shock. ठीक है जनाब, तो इस distributive shock में हमारे पास आ जाता है sepsis, septic shock and the CNS injury. CNS injury में क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। और जब न्यूरोजेनिक शॉक होगा, लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन, चलें ये मैं लिखता हूं कहीं पे, ये रफी के अंदर लिखा हुआ है आपका। जब न्यूरोजेनिक शॉक होगा, न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है जनाब, तो न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होगा? लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन। अब जब लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन हो जाएगी तो ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। जब ब्लड पंप नहीं होगा तो यूं हार्ट में वापस खून आएगा नहीं। तो मैंने आपको ये कल चीज बताई थी कि डिक्रीज सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर हो जाएगा। इसमें मीन जो फिलिंग सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्लड ही नहीं आएगा। तो ये आपको मैंने सारा बता दिया। न्यूरोजेनिक शॉक का एमसीक्यूज रफीउल्लाह से। तो डिक्रीज सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर किस में होगा? इन न्यूरोजेनिक शॉक में होगा, एंड दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन। ठीक है जनाब, तो ये था आपका न्यूरोजेनिक शॉक। अब अगर बात की जाए जनाब सेप्टिक शॉक की, ठीक है, तो वो इसमें जो मेन चीज है, जो एंडोटॉक्सिन है, वो क्या कर देते हैं? सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन कर देते हैं। एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन काज द, एक होता है एक्सोटॉक्सिन, एक होता है एंडोटॉक्सिन। ठीक है जनाब, तो जो एंडोटॉक्सिन वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया वो क्या काज करते हैं? शॉक काज करते हैं, और वो क्या कर देंगे? सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन कर देंगे। ठीक है जी। और जो पुअर प्रोग्नोटिक है, ये रफी का लिखा हुआ एमसीक्यूज, इज द डीआईसी। जिस पेशेंट को डीआईसी हो जाएगा उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी। ठीक है जनाब, तो ये था आपका सीएनएस से लेके न्यूरोजेनिक से लेके सेप्टिक शॉक तक। अब अगर हाइपोवोलेमिक शॉक की बात की जाए, अब जिस पेशेंट की सर्जरी हो रही होगी, ये सारे रफी के पॉइंट्स हैं, सर्जरी हो रही होगी और अब उसको क्या हो गया? बीपी लो हो गया है। ठीक है जी। ओल्ड पेशेंट आफ्टर abdominal surgery develop abdominal distension, on examination pale, BP low, tachycardia. So the most common shock is the hypovolemic shock. और जो बेस्ट पैरामीटर ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक है वो क्या है? यूरिन आउटपुट है। ठीक है जनाब, अब यूरिन आउटपुट क्यों इसकी मतलब बेस्ट पैरामीटर है? कि वो शो कर रहा है कि परफियन नॉर्मल होगी है। ठीक है, अब जब सारी बात है परफियन नॉर्मल होगी तभी आपका जीएफआर होगा, तभी आपकी यूरिन फॉर्मेशन होगी। ठीक है जनाब, तो जो यूरिन फॉर्मेशन होगी जब इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, तो दैट इज द बेस्ट पैरामीटर। ठीक है जी, किस चीज का? रिसस्किटेशन इन द शॉक। तो आपने ये बात याद रखनी है। टॉक्सिक शॉक वगैरह ये आप देख लीजिएगा। और अगर रिकॉर्डेबल बीपी है, डोपामीन देंगे। अनरिकॉर्डेबल बीपी है तो उसमें हम नॉर एपी देंगे। ठीक है जनाब, तो अन देखें, अनरिकॉर्डेबल एनआर है तो यूएन, उसी को आपने याद रखना है, नॉर एपिनेफ्रीन। तो ये थे जनाब आपके शॉक जो मैंने रफी से सारे खत्म किए हैं। बाकी टॉक्सिक स्कारलेट फीवर ये सारे देख लेंगे। और डीआईसी का मैंने आपको बता दिया, दैट इज ड्यू टू द एंडोटॉक्सिन शॉक। ये भी मैंने आपको बगैर देखे ही बता दी थी बात पहले ही। एंडोटॉक्सिन शॉक, गुड। आखिरी टॉपिक जनाब, दैट इज द कार्डियक टेम्पोनेट। आप होप सो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जनाब, तो ये अगर हार्ट फेलियर के फीचर दे दे, कार्डियोजेनिक शॉक, ये बात याद रखनी है। न्यूमोथोरैक्स, ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है जनाब, तो ये सारे एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर बात की जाए जनाब कार्डियक टेम्पोनेट की, तो कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बाय द फ्लूइड। ठीक है जी, तो जो पेरिकार्डियल स्पेस है, ठीक है, उसमें जब फ्लूइड आ जाएगा तो उस वजह से क्या होगा? कंप्रेशन हो जाएगी, एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। ये एमसीक्यूज है। एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम या बिलेरेशन हो, ये की बात है, ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर इन ऑल द फोर चैम्बर्स। ये याद रखनी है बात कि जो डायस्टोलिक प्रेशर चारों चैम्बर में सेम हो जाएगा। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक ऑफ व्हाट? कार्डियक टेम्पोनेट। ये देख लें अब आप, एक्विलिब्रेशन ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर इन ऑल फोर चैम्बर्स। अगर चारों चैम्बर में डायस्टोलिक प्रेशर सेम हो जाए, दिस इज द डायग्नोस्टिक ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। अब इसमें क्या क्या होगा? वो कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस करेगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी।
हाइपोटेंशन के अलावा ज़ाहिर बात है जेवीपी रेज हो जाएगी तो डिस्टेंडेड नेक वेन्स हो जाएंगी और डिस्टेंडेड हार्ट, मफल्ड हार्ट साउंड। दिस इज द डायग्नोस्टिक ऑफ व्हाट जेवीपी। इंक्रीज इन द हार्ट रेट, लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ज़ाहिर बात है जब वेंट्रिकल कार्डियक आउटपुट ही नहीं होगी, वेंट्रिकल पंप ही नहीं कर पाएंगे तो लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। ठीक है जनाब। और इंफीरियर वेना केवा पेलोथरा यानी रेडनेस आ जाएगी इसमें, फेस रेडनेस। पेलोथरा क्या होता है? रेडनेस ऑफ द फेस। ये पेलोथरा हम कुशिंग सिंड्रोम में भी पढ़ेंगे आगे एंडो में। ठीक है जनाब। तो द ट्रीटमेंट विल बी पेरिकार्डियोसिंथेसिस, यानी हम क्या करेंगे कि उसका फ्लूइड हम निकाल लेंगे। तो बेस्ट डाइट में क्या क्या आ जाता है? हाइपोटेंशन, रेज एवीपी, मफल्ड हार्ट साउंड। दिस इज द डायग्नोस्टिक ऑफ द बेस्ट, द ट्रायड इज द बेस्ट ट्रायड एंड द डायग्नोस्टिक ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट। और इसमें क्या होगा? एक्विलिब्रेशन ऑफ द डायस्टोलिक प्रेशर इन द ऑल फोर चैम्बर्स। तो ये था जनाब आपका कार्डियक टेम्पोनेट, ये मैंने क्लियर कर दिया। एक बार आप पीछे से शुरू करते हैं, देखते हैं कोई टॉपिक रह ना गया हो। ये हमने कर लिया, मायोकार्डाइटिस हमने कर लिया, रूमेटिक कर लिया। ये मैंने आपको वेजा वेजोरम बता दिया था। ठीक है जनाब। वेजा वेजोरम जिसको टर्शरी सिफिलिस होता है उसमें ये एन्यूरिज्म काज कर देता है। ठीक है। तो पेरिकार्डाइटिस हो गया, ये हो गया, ये हो गया जनाब, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा पूरा। अच्छा ये आप देख लें जनाब, एक मिनट। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये देख लें जनाब। कॉन्जेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ठीक है। ये क्यों होता है? मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ द पोटेशियम चैनल। तो ये रीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। और ये जो रोमानो वार्ड सिंड्रोम और जर्वल लैंगे नेल्सन सिंड्रोम जो है, ठीक है जनाब, ये सारे आपके एमआरसीपी के भी एमसीक्यूज हैं। ये भी आपने बात याद रखनी है कि जो रोमानो है, ये हम कहते नहीं है कि आरडी, ये जो आरडी डीसी ऑफिस में ये आरडीए वाला बैठा होता है। तो आपने बस यही याद रखना है कि रोमैनो जो है ये डोमिनेंट, ठीक है जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कार्डिक फिनोटाइप है और इसमें डेफनेस नहीं होती। और ये जो जर्वल लैंगे, ये मतलब ये जब काम बढ़ जाए, लॉन्ग हो जाए, ठीक है, मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ है। जर्वल एंड लैंगे नेल्सन, ये बहुत लंबा हो जाता है। जब लंबा हो जाएगा तो ये रिसेसिव भी हो जाएगा और प्लस इसमें डेफनेस आ जाएगी। ठीक है जनाब। तो विदाउट डेफनेस क्या होगा? रोमैनो होगा। ठीक है जनाब। डोमिनेंट है और ये पोटेशियम चैनल का डिफेक्ट आ जाता है और ये क्या होता है? रीपोलराइजेशन इसमें अफेक्टेड हो जाती है। ब्रुगाडा सिंड्रोम का ये आपने याद रखनी है कि लॉस ऑफ फंक्शन एंड म्यूटेशन ऑफ द सोडियम चैनल। तो ये डीपोलराइज का मसला आ जाएगा। ठीक है जी। और इसमें एसटी एलिवेशन आ जाएगी इन V1 एंड V2। ठीक है जी। और स्यूडो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आ जाएगा। अब अगर बात की जाए, ये चैनलोपैथी होगी हमारी, क्लियर होगी ये वाली। ठीक है जनाब। तो जो चैनलोपैथी है इसमें दो ही थी, वो मैंने आपको बता दी है। सोडियम की वजह से ब्रुगाडा और पोटेशियम की तरफ से क्या होगा? ये आ जाएगी कंजेनिटल लॉन्ग। अच्छा आखिरी देख लें टॉपिक, सिक साइनस सिंड्रोम, एज रिलेटेड डीजेनरेशन ऑफ द एसए नोड। अब जब देख लें एज रिलेटेड डीजेनरेशन हो जाएगी एसए नोड की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, साइनस अरेस्ट हो जाएगी। इसका एमसीक्यूज देख लें कि दिस इज एसोसिएटेड विद चगास डिजीज, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। ये जो क्रूजी साहब हैं ये क्या काज करते हैं? चगास डिजीज काज करते हैं। और दिस इज एसोसिएटेड विद द सिक साइनस सिंड्रोम। तो चगास डिजीज, ये याद रखनी है बात, चगास डिजीज इज एसोसिएटेड विद द साइनस सिंड्रोम। और ये क्या होता है कि एज रिलेटेड डिजेनरेशन ऑफ द, बाकी एमआई भी कॉज कर सकता है, पेरिकार्डाइटिस भी कर सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ द सिक साइनस सिंड्रोम, बट द मेन एसोसिएशन याद रखनी है, दैट इज द चगास डिजीज। टॉर्सेडी पॉइंट्स, ये लॉन्ग क्यूटी, बस ये आपको देख लीजिएगा। इसमें ऑन्डेनसेट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है। चले छोड़ें बस ये, आप पढ़ लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा। अगर कोई इसमें कोई ड्रग्स के थ्रू अगर कोई आ रही हुई ना, वो आप देख लीजिएगा। बाकी कोई पेज में एक बार सिर्फ देख लूं और फिर अल्लाह हाफिज। कोई चीज रह ना गई हो, होगी हो तो मैं आपको वो, ब्रुगाडा भी हो गया, ब्रुगाडा, ब्रुगाडा। हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियोमायोपैथी होगी, ये सारा हो गया, ये भी 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 हो गया, डिसिकेशन ये सारा निकल गया, तो स्क्लेरोसिस हो गया,
कोएटेशन ऑफ एओर्टा, हाइपरटेंशन, वीएसडी, एएसडी, कैपिलरी हो गया, ऑटो रेगुलेशन आपने कर लिया, ये सारा हो गया। चलें जी, मुबारक हो आप सबको जनाब। ये सारा क्लियर हो गया। अच्छा, चलें जनाब, ये खत्म हो गया और हम अपना एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब कैसा रहा आपका कार्डियो, ये बताएं अब आप, कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है मैंने? आज बहुत स्लो पढ़ाया है मैंने आपको और आई एम नॉट बिलीविंग दिस कि वी फिनिश्ड बिफोर आवर टाइम। जी जनाब, आंसर सर क्या चीज़? एक्टिव हाइपरीमिया इज कंजेशन। नहीं 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 नहीं, जो हाइपरीमिया है वो अलग है, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इकट्ठा हो जाता है, और जो कंजेशन है दैट इज द जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाता है। थिक में एक्टिन आती है, ठीक है जनाब, थिक एक्टिन होगी, मैं भूल गया था सॉरी। तो थिक एक्टिन है, बाकी ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और जो मायोसिन है वो आपकी थिन आ जाती हैं, ठीक है। फिर ट्रोपोनिन सी है, वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ अटैच हो जाता है और वो ट्रोपोमायोसिन को सेपरेट कर देता है और एक्टिन मायोसिन आपस में स्लाइड कर जाते हैं और यूं आपकी मूवमेंट हो जाती है। डीआईसी ट्रीटमेंट, देखिए थ्रोम्बोलाइसिस भी करेंगे इसमें, और इसके अलावा आप उसकी एंटीकोएगुलेशन भी करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा जनाब, यू डोंट वरी अबाउट इट। हेमाटोलॉजी में मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। डी डाइमर कैसे बनता है, एट दैट टाइम यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है जनाब। व्हाट इज द matlab of meaning of thrombolysis and what is the meaning of anticoagulation. So I will explain each and everything by teaching you the primary hemostasis, by teaching you the secondary hemostasis कि कौन कौन से पाथवे उड़ जाते हैं और क्या क्या मसाइल आते हैं, आईटीपी क्यों होता है, टीटीपी क्यों होता है, एचयूएस क्यों होता है, ठीक है। एंड जो आगे ये वॉन विब्रेंट फैक्टर डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, ठीक है। ये सारा आपको मैं इंशाल्लाह एट दैट टाइम हेमेटोलॉजी में डॉक्टर साहिबा क्लियर कर दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है जनाब। चलें जनाब, हाँ जी डॉक्टर इरफान साहब, कोई आपने बात पूछनी थी? चलें जनाब, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये कार्डियो क्लियर होगी होगी। कोई पूछना हो आप पूछ सकते हैं। नहीं, चलें सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।